ऐड कर देना। चलो, नमस्ते जागरूक जनता, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। और आप सभी का स्वागत है वेबिनार नंबर, आई गेस ये 22वां नंबर हमारा वेबिनार है। और आज हम बात करने वाले हैं ESIC बेनिफिट के बारे में। तो रिक्वेस्ट है आप फटाफट से जुड़ जाइए। अगर आपको आवाज आ रही है तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए, चैट में बता दीजिए कि सभी कुछ ठीक है। और उसके बाद हम आज के वेबिनार की डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार आने वाला है। इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जिसका मुझे जीरो आइडिया है, और इसीलिए हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं वो ये सारी चीजें आपके साथ बताएंगे, शेयर करेंगे। स्पेशली एज अ HR कम्युनिटी हम लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय की। एज अ कंसल्टेंट हम बहुत हेल्प कर सकते हैं एम्प्लॉयज की, और उसमें हमारा कुछ नहीं जाना है, सिर्फ हमारी नॉलेज उन तक ट्रांसफर होनी है। उस नॉलेज के थ्रू अगर किसी एम्प्लॉय का, स्पेशली ऐसे एम्प्लॉय का जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, जिस समय बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहा है, उसको अपना इलाज मिल जाता है, कोई बेनिफिट मिल जाता है। अगर परिवार में अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में किसी की डेथ हो जाती है तो उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है। कोई मेडिकल खर्चा हुआ तो उसका रिइंबर्समेंट मिल जाता है। ये सारी चीजें पॉसिबल है, बस आपको प्रोसेस पता है, राइट नॉलेज है, तो आपके लिए सारी चीजें पॉसिबल है। और वही चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से आप इस लाइव स्ट्रीम के साथ जुड़ जाइए। अगर आवाज आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। और उसके अलावा अनिरुद्ध से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी जगह एक बार वापस से रिमाइंडर शेयर कर दें, ताकि किसी को भी नहीं अभी तक पता चला हो तो फटाफट से लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाए। मुझे 1 सेकंड दीजिए ताकि मैं एक बार यहाँ पे आपके कमेंट्स ओपन कर लूं। यस, इट्स वर्किंग नाउ। परफेक्ट। तो काफी लोग जुड़ गए हैं, आवाज भी आई गेस आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आज के वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। और ये किस्सा आज के वेबिनार से जुड़ा हुआ है, एंड यू विल लाइक इट। और मैं इस थ्योरी में बहुत ज्यादा यकीन करता हूँ, तो होपफुली आपको भी कुछ इससे सीखने को मिल जाएगा। मेरे एक मित्र हैं, और उनसे मिलने की कहानी भी एक अलग कहानी है। बट मेरे एक मित्र हैं जो स्टार्टअप फाउंडर है। और एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि ऋषभ, बहुत दिन हो गए मिले हुए, मैं मिलते, आई वाज ऑलवेज ओपन टू मीटिंग न्यू पीपल, सभी से मिलना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा बिल्कुल मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला कल मिलते हैं, आज मेरी कोई स्टार्टअप फाउंडर्स की कोई दूसरी मीटिंग है, उनके उसमें जा रहा हूँ मैं, और आपसे कल मिल लूंगा। तो मैंने कहा मैं खुद उस मीटिंग में आ जाता हूँ। तो मैं उस मीटिंग में चला गया। उस मीटिंग में ऐसा इंट्रोडक्शन का राउंड चल रहा था। उस इंट्रोडक्शन राउंड में एक पर्सन जो मेरे ऑपोजिट साइड में बैठे थे, उनकी सबसे पहले तो मुझे लगी कि उनकी आवाज बड़ी ही खतरनाक आवाज थी। आवाज ऐसी जैसे कोई आरजे बोल रहा हूँ। तो उनसे उन्होंने जब अपना इंट्रोडक्शन बताया तो ही वाज आल्सो लेबर लॉ कंसल्टेंट। तो मैंने कहा ये कुछ कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे। तो इवेंट के बाद जैसे आप जनरली नेटवर्किंग करते हो, लोगों से मिलते हो, हमने वहाँ पे 2 मिनट बात भी कर ली। पता चल गया अच्छा वो भी कंसल्टेंट है। मैंने बताया कि हमारा चैनल है, और वो हमारा चैनल ऑब्वियसली जानते थे पहले से। तो यहाँ तक बात आई गई हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थोड़े दिन पहले कोई एक सर्क्यूलर आया था PF का, और वो गलती से पिछले साल का सर्क्यूलर इस साल का समझ के शेयर कर दिया गया हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। यहाँ पे उनका मैसेज आया मेरे पास कि ये सर्क्यूलर पिछले साल का है, शायद गलती से शेयर हो गया है। तो हमने तुरंत डिलीट कराया। और मुझे तब रिमाइंड हुआ, क्योंकि आप नेटवर्क करते समय बहुत लोगों से मिलते हो सकता है आप कुछ के नाम भी भूल जाओ, बट तुरंत रिमाइंड हो गया कि अच्छा आपसे मैं वहां पे मिला था। यहाँ तक बात हो गई। अब आगे सुनिए कहानी। मनदीप अपने फ्रेंड का, अपने किसी कजन का वैक्सीनेशन कराने एक हॉस्पिटल गया। वहां पे शुभम, जो आज हमारे स्पीकर हैं, वो मनदीप से मिले। उसी दिन हमने, या उससे एक दिन पहले, ESIC बेनिफिट का वीडियो हमने बनाया था। तो वहां पे शुभम और मनदीप की बात हुई कि ESI बेनिफिट इन्होंने बहुत जनों को दिलवाए, बहुत एम्प्लॉयज को दिलवाया, और लगातार उनकी मदद करते रहते हैं। ये मनदीप से बात हो गई। मनदीप ने इसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं। ऐसे मनदीप भी कई लोगों से मिलता है, हर चीज हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो मनदीप के पास भी ये बात हो गई। मैंने उस ESIC बेनिफिट के वीडियो के नीचे एक फॉर्म दिया था, जिसमें काफी एम्प्लॉयज ने वो फॉर्म भरा जिन्होंने बेनिफिट लिया है या लेने की कोशिश करी है। और मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, समझ रहा था कि उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो किया, कहाँ पे उनको दिक्कतें आई, क्यों उनको बहुत चक्कर लगाने पड़े वगैरह। ये जब बात कर रहा था तभी मनदीप को याद आया कि अरे मुझे एक कंसल्टेंट मिले थे जिनका नाम शुभम है, और वो बता रहे थे कि उन्होंने बहुत लोगों को बेनिफिट दिलवाया है, बट नंबर वगैरह शायद एक्सचेंज नहीं हुए थे। मैंने कहा मेरे पास नंबर है, शायद अगर ये वही है तो। तब मेरी बात हुई शुभम से। तुरंत हमने वीडियो कॉल भी किया, मैंने भी उनसे कई सारी चीजें समझी। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक संडे को हमारे सारे मेंबर्स के लिए एक वेबिनार ले सकते हैं, ताकि और एम्प्लॉयज का फायदा हो सके। और वही है शुभम जो आज हमारे स्पीकर हैं। तो कहानी का सार ये है कि आप अपने लिए जितने इनिशिएटिव्स बनाएंगे, उतनी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनती जाएगी। जब हम
इस दुनिया में चलते हैं तो शायद अब हम अंधेरे में तीर मारते रहते हैं, उसमें कौन सा तीर बुल्सआई पे लग जाए पता नहीं चलता। और जब आप इस कहानी को A to Z सिरे तक देखोगे ना, इतनी सारी इम्प्रोबेबल चीजें अपनी जगह पर फिट होती गई, तब ये वाला कनेक्शन बन पाया और उससे होपफुली मेरा बहुत फायदा हुआ, आप सभी का फायदा हो रहा है, आप सभी के साथ नॉलेज शेयर हो रही है। ये ऐसी चीजें जब आप बहुत, हो सकता है आप और 1000 लोगों से मिलोगे जिनके साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन आप जब तक मिलोगे ही नहीं लोगों से, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं बनाओगे, तब ऐसी चीजें आपके साथ होगी भी नहीं। तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट, और इसीलिए मैं विनायक एसोसिएट के विनायक एसोसिएट से शुभम को बुला रहा हूँ। हेलो शुभम, हाउ आर यू? हेलो ऋषभ, हाउ आर यू? तो जैसा मैंने बताया, आपकी आवाज बड़ी ही शानदार है और आप इसके साथ आरजे डेफिनेटली बन सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप ही से टिप्स ले रहा हूँ, बिकॉज़ आपकी आवाज भी हम लोग को काफी मतलब YouTube पे देखने काफी इंस्पायरिंग लगती है। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सभी मेंबर्स अब रेडी हो जाइए, अपने नोटपैड निकाल लीजिए, क्योंकि आज के इस वेबिनार में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफी सारी चीजें, फॉर्म के नंबर, नाम वगैरह भी आएंगे जो हो सकता है आपको नोट करने पड़े, ताकि आप अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट दिला सको। तो शुभम, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। क्या आपकी जर्नी रही है, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं लास्ट 10 ईयर्स से जयपुर में ESIC PF कंसल्टेंट हूँ। प्राइमरीली हम लोग जयपुर में ही ऑपरेट करते हैं, बट अभी कुछ सालों से हम लोग ने अलवर, अजमेर एंड अभी शायद जोधपुर भी हम लोग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ यूनिट्स मिली हैं हमें जोधपुर में, तो अभी सिर्फ हम राजस्थान में ही ऑपरेट करेंगे। एंड अराउंड 10 ईयर्स हो गए मैं जब जुड़ा था इस लाइन से, तब चीज़ें ऑनलाइन होने के फेज में स्टार्ट होने लगी थी। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि उस टाइम ही इंटरेस्ट तो सब ऑनलाइन का रहता ही है, यंग जनरेशन थी हम लोग, तो इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ इन चीज़ों में, लेकिन काफ़ी लोगों को मैनुअल टू ऑनलाइन शिफ्ट होने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। राइट। I was fortunate enough to be part of this journey from the beginning। ऑनलाइन जब चीज़ें स्टार्ट हुई थी तो हमें काफ़ी डेमो चीज़ें भी मिलती थी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप इस पे ट्रायल देखा, हमें बताइए आपको क्या फीडबैक मिलता है, वो भी सजेशंस आप देते हैं। एंड उसी बेसिस पे जो सीनियर कंसल्टेंट्स रहे हैं जयपुर में, उनसे भी मेरा इंटरेक्शन रहा। उन्होंने मुझे मैनुअल चीज़ें सिखाई, हम उनसे ऑनलाइन चीज़ों के बारे में बताते थे। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड हम, मेरे फादर का बिजनेस था, he was running this business from last 2002, November 2002 में उन्होंने स्टार्ट किया था। राइट। और उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। अब थोड़ा सा मुझे बताइए कि जनरली एज अ कंसल्टेंट या HR, ये मतलब जो ESI में एम्प्लॉय का बेनिफिट है, वो जनरली हम लोग उसके लिए हम ज्यादा परस्यू नहीं करते। हमारा काम है कि हम कंपनीज को कंसल्ट करते हैं, कंपनीज तक का काम करते हैं, और उसके अलावा एम्प्लॉयज का बेनिफिट नहीं ले पाते। लेकिन आपने शायद बहुत कई हजार एम्प्लॉयज को बेनिफिट दिलवाया है, एटलीस्ट उनकी मदद की है बेनिफिट दिलवाने में, तो शायद आपको सारे प्रोसेसेस पता है। इनफैक्ट जब अपनी लास्ट डिस्कशन हुआ था तो आपने ये भी बताया था कि आपने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स या नोन कजन वगैरह उनके साथ भी बेनिफिट दिलवाया, खुद का भी बेनिफिट लिया है। तो ट्रीटमेंट लास्ट 5 साल से ESI से ही ले रहा हूं। अरे वाह, वेरी नाइस। तो आपको फिर तो बहुत ही इसके प्रोसेसेस और इसके बारे में जानकारी होगी। तो आज हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम, हमारे साथ जो भी आज HRs और एक कंसल्टेंट जुड़ रहे हैं, उनको एम्प्लॉय बेनिफिट किस तरह से अवेल करना है वो उन्हें बताएं, ताकि वो आगे एम्प्लॉयज को एजुकेट कर सके और वो एम्प्लॉयज उनसे बेनिफिट ले सकें। ठीक है, सबसे पहले जी सॉरी, आई एम सेइंग कि सबसे पहले शायद हम लोग को स्क्रीन पे दिखाते हैं कि ESI में बेनिफिट कौन कौन से मिलते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट कि उन बेनिफिट्स को आप कैसे कैसे अवेल करेंगे। लेकिन पहले जाने तो सही बेनिफिट कौन से हैं। इज इट ओके वी स्टार्ट विद दैट? या श्योर। ओके, आई एम एडिंग दिस टू स्क्रीन। यस, मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ जी। तो ये बेनिफिट की लिस्ट है, एंड आई गेस शुभम यू कैन टेक दिस। लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। यस, सबसे पहले देखिए, एक IP जब भी किसी एस्टैब्लिशमेंट में एनरोल होता है तो वो ESIC के बेनिफिट के लिए डे 1 से इंटाइटल रहता है, खुद जो पर्टिकुलर IP है। देखिए, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आपको बता के नहीं आती, अनफॉर्चुनेट कभी भी होती है। तो प्राइमरीली जो IP का है वो डे 1 से ही इज एलिजिबल फॉर ऑल द इन्वेस्टिगेशन क्लिनिक, स्पेशल ट्रीटमेंट जो भी ESIC ऑफर करती है अपने यहाँ पे। सेकंड रहता है अपना सिकनेस बेनिफिट। अच्छा, फर्स्ट मेडिकल बेनिफिट के लिए आपके लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इतने टाइम का एनरोलमेंट जरूरी है, जो कि बाकी के बेनिफिट्स के लिए होता है। फर्स्ट वाले में आप डे 1 से ही, द टाइम यू गेट एनरोल्ड, आप तभी से ESI मेडिकल बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
सेकंड रहता है अपना सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट में क्या रहता है, आपको जैसे आप बीमार पड़ते हैं, आपको रेस्ट पे डॉक्टर रेस्ट लिख के देते हैं कि आप इतने टाइम तक फिट नहीं है काम करने के लिए, आपको रेस्ट की जरूरत है। तो उस कंडीशन में आपके लिए एटलीस्ट 78 डेज की एक हाफ ईयरली ड्यूरेशन में कंट्रीब्यूशन जरूरी होता है। जी। एंड द सेम थिंग गोज विद द अदर बेनिफिट एज वेल, एक्सचेंज सिकनेस बेनिफिट विच इज 2B, जी। कि इसमें 78 डेज का एटलीस्ट आपका कंट्रीब्यूशन उस हाफ ईयरली ड्यूरेशन होना चाहिए। हाफ ईयरली रहता है, इसमें कैलेंडर ईयर नहीं चलता, इसमें फाइनेंशियल ईयर कंसीडर करते हैं। अप्रैल टू मार्च वाला एनुअल ईयर होता है इसके अंदर। जी। तो अप्रैल टू सितंबर इज द फर्स्ट हाफ, देन एंड अक्टूबर टू मार्च विल बी द सेकंड हाफ। राइट। इसके अंदर मैक्सिमम 91 डेज का एक साल के अंदर मेडिकल लीव बेनिफिट अवेल कर सकते हैं आप, जो आपको छुट्टियां मिलती हैं मैक्सिमम अप टू 91 डेज तक का। जी। दोनों हाफ ईयरली ड्यूरेशन मिला के। ठीक है। फिर आई गेस इसके बाद जो मेन, ये इसके बाद के बेनिफिट रेयरली यूज आएंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मैटरनिटी बेनिफिट की तरफ। हाँ जी। जी। तो मैटरनिटी बेनिफिट अपन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो ऊपर वाले पॉइंट्स में मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, जो आपको सिकनेस लीव बेनिफिट मिलता है उसमें आपकी वेजेस का 70% अप टू 70% तक आपको मिलता है, ना कि 100%। राइट। बिकॉज काफी लोग हमसे फिर कंप्लेन करते हैं कि सर हमें पूरा पेमेंट नहीं मिला, जो छुट्टियों का पैसा था। ओके। उसके अंदर लिमिट रहती है कि उनके पास सिर्फ अप टू 70% ऑफ द डेली वेजेस, जो भी उनकी ग्रॉस सैलरी है, वो उनको मिलती है। इसमें 70% वाले में एक और चीज का अपने को ध्यान रखना है कि शायद पहले 2 दिन का इसमें पेमेंट नहीं देते हैं, थर्ड डे ऑनवर्ड बेनिफिट शुरू होता है। लास्ट वीडियो में आपने कहा था फर्स्ट 2 डेज इसमें काउंट नहीं होते हैं, देन बाकी के इसमें चीजें काउंट होती हैं डेज। राइट। उसके बाद आते हैं हम लोग मैटर। अच्छा, इसमें कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो साल में 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं, जैसे आपको पता होगा, अप्रैल से लेके सितंबर तक, फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक। अप्रैल से सितंबर का जो कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, उसका बेनिफिट पीरियड आई बिलीव जनवरी से जून तक होता है, एंड नेक्स्ट का जुलाई टू दिसंबर होता है। तो आप जिस, अच्छा मुझे इसमें शुभम जस्ट एक, अगर किसी एम्प्लॉय ने से अप्रैल में ज्वाइन करके सितंबर तक कंट्रीब्यूट किया और फिर उसने जॉब लेफ्ट कर दी, तो उसको क्या जनवरी ऑनवर्ड्स बेनिफिट मिलना शुरू होगा? नहीं, जनवरी तक उसे बेनिफिट मिलेगा। उसे जनवरी तक बेनिफिट मिलेगा। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो मतलब अप्रैल से सितंबर वाले के लिए जुलाई टू दिसंबर वाला पीरियड हो गया, एंड अक्टूबर से लेके मार्च तक के लिए ये जनवरी टू जून तक का बेनिफिट हो गया। ठीक है, कूल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट की। मैटरनिटी बेनिफिट में, हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मेरा नेट फ्रीज हो गया था। मैटरनिटी बेनिफिट में 70 डेज का आपके उसमें चेक करते हैं कि दोनों कंसेक्यूटिव ड्यूरेशन में 70 डेज कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके अंदर इसमें 2 ड्यूरेशंस आपकी मैच करी जाती है। ओके। सिकनेस वाले के अंदर सिर्फ लास्ट प्रीसीडिंग वाला ही चेक करता है, उसमें 78 डेज कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, बट इस वाले में आपके दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स चेक करी जाती है। गॉट इट। और इसमें आपको 26 वीक का 100% ग्रॉस सैलरी। राइट। उसके बाद हमारा आ जाते हैं फ्यूनरल एक्सपेंसेस, जिसके बारे में आई गेस सभी को पता होगा, और यहाँ पे इस वाले शीट में कैश बेनिफिट वगैरह नहीं है, उसके हम लोग अलग से उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो एक बार वापस से लिस्ट हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपको मेडिकल बेनिफिट डे 0 से मेडिकल बेनिफिट मिलने लग गया है। ये आईपी और पर्सन दोनों को मिलता है, आईपी और बेनिफिशियरीज। नहीं, बेनिफिशियरीज के लिए नहीं है डे 1 से, सिर्फ ओनली फॉर द आईपी। ओनली फॉर आईपी। बेनिफिशियरीज के लिए कब लागू होता है ये? जब उनके 78 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद से देगा एलिजिबल। ठीक है, तो पहला मेडिकल बेनिफिट हो गया, जिसमें स्वयं के लिए डे 0 से और बेनिफिशियरीज के लिए 78 डेज होने के बाद बेनिफिट मिलना शुरू होता है। नंबर सेकंड हम लोग बात करेंगे इसमें सिकनेस बेनिफिट की, जिसमें आपको 70% आपकी सैलरी का
मिल सकता है जिन दौरान आप सिकनेस के कारण छुट्टी पे हो। ये कब से, ये भी सिर्फ ये तो सिर्फ आईपीएस के लिए, इसमें ये बेनिफिट सिर्फ का आईपीएस कोई। के लिए रहता है 70 डेज कंप्लीट होने के बाद, एक जो पर्टिकुलर उनका ड्यूरेशन है अप्रैल टू सितंबर या जो अक्टूबर टू मार्च वाला है ड्यूरेशन के बीच में। ओके ओके। जो रिम्बर्समेंट बेनिफिट आता है, अगर ये मेडिकल बेनिफिट के अंडर ही आएगा ये रिम्बर्समेंट वाला पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा मैटरनिटी बेनिफिट, जो फीमेल्स के लिए अवेलेबल है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, जब वो 26 वीक की छुट्टी ले सकती है अपने ऑफिस से, अपने एस्टेब्लिशमेंट से, और उसका पैसा पूरा ईएसआईसी डिपार्टमेंट लेता है। उसके अलावा जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस वगैरह हैं, देयर आर अदर माइनर बेनिफिट्स एंड डिसेबलमेंट पेंशन, वो सारे बेनिफिट है। बट उसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एनीवेज उनका प्रोसेस काफी सॉर्टेड है, क्लियर है। आप एक्सीडेंट रिपोर्ट वगैरह फाइल करो और उसके तरफ से वो चीजें चलती है। आज हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा वो मेडिकल बेनिफिट के बारे में और क्या रिइंबर्समेंट के बारे में, मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में जानने का रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द प्रोसेस 0, जो आपका है आईपी कार्ड। तो इसके बारे में मुझे बताइए, कई लोगों को अभी भी एक कंफ्यूजन है कि वो एक परमानेंट कार्ड बनता है नहीं बनता है, उसका क्या फंडा है? देखिए, पिछले 2 सालों से परमानेंट कार्ड जो एटीएम कार्ड जैसे बनते थे, दोस वर एग्जैक्टली द साइज ऑफ द एटीएम कार्ड, वो बनने बंद हो गए। ओके। उसके बाद से ईएसआईसी ने जो पहले इस टाइप के टेम्पररी कार्ड्स बनते थे, जिनको पहले टीआईसी कहा जाता था, ओके, इसको इन्होंने अभी ई पहचान कार्ड के नेम से रीलॉन्च किया है। एंड यही अब परमानेंट कार्ड रहेगा। पहले टेम्पररी कार्ड 6 मंथ्स तक वैलिड रहते थे। 6 मंथ्स के बाद में आपको या तो रिन्यू करवाना होता था, या आपको उसी ड्यूरेशन के अंदर वो परमानेंट कार्ड के लिए अप्लाई करके उनको अवेल करना होता था। वो आपकी लोकल ऑफिस में जाके, जो भी आपका कंपनी का लोकल ऑफिस लगता है, ब्रांच ऑफिस, वहां जाके आपको अप्लाई करना होता था उसके लिए। वहां आपकी फोटो खींचती थी विद योर फैमिली, ऑल द डिपेंडेंट्स, एंड फिंगरप्रिंट्स वगैरह। वही जो आधार कार्ड का प्रोसेस था, एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस उसी में था। ठीक है। तो वो बंद करके काफी सिंप्लीफाइड चीज कर दी है डिपार्टमेंट ने। एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट आईपी को अपनी जो भी डिटेल्स हैं एम्प्लॉयर को या अपने एचआर को टाइमली दे देनी चाहिए, ताकि वो वन गो में उनकी डिटेल्स वहाँ पे सेव हो जाए। ओके। और उसके बाद इस कार्ड को वैलिड बनाने के लिए क्या डिपार्टमेंट से कुछ सील सिग्नेचर चाहिए होता है, या सिर्फ एम्प्लॉयर का सिग्नेचर सफिशिएंट? इसमें सिर्फ, जैसे ये मेरी वाइफ का कार्ड है, इसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का यहाँ पे एक स्टैंप लगा है, एंड एम्प्लॉयर जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उन्होंने वेरीफाइड किया है। एंड जो डिपेंडेंट्स उस कार्ड में हैं, आईपी और उसके डिपेंडेंट्स, उनकी जॉइंट फोटोग्राफ इस साइज में, आप एक पोस्ट कार्ड साइज में पीछे पेस्ट करके आप इसको, यही फिर आपका फाइनल कार्ड बन जाएगा। इसके अलावा आपको किसी भी डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाके कहीं वेरीफाई नहीं करना। ओके। तो ये वाला प्रोसेस इवन मुझे भी लगा कि ये थोड़ा सा ये एक न्यू चीज है, क्योंकि कई लोगों से मैंने बात करी, उन्होंने बोला कि जब तक डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन नहीं चाहिए तब तक ये वैलिड नहीं होता है। बट जैसा शुभम ने बताया कि वो प्रोसेस 2 साल पहले था, तब जब ये कार्ड टेम्पररी कहलाता था तब ये प्रोसेस चलता था। अब ये परमानेंट हो गया है। हाँ, यहाँ पे जो कॉलम ब्लैंक है, यहाँ पे उसकी वैलिडिटी शो होती थी। ओके। इस कॉलम में कि ये कार्ड इस डेट पे बना है एंड इट इज वैलिड अप टू दिस डेट। एंड जब आपको उसे रिन्यू करवाना था, तो यहीं पे ऊपर ब्रांच ऑफिस की स्टैंप लग के वो रिन्यू होता था। अब वो कॉलम यहाँ से ब्लैंक हो गया, इसका नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये सबसे पहली चीज है, और इसमें एचआर को ये ध्यान रखना है कि सारे बेनिफिशियरीज के नाम और डिटेल्स एडिट हो। अच्छा शुभम, इसमें एक और चीज है, जो डिस्पेंसरी है ये राइटली सेलेक्टेड होनी चाहिए, न सिर्फ आईपीएस की बल्कि बेनिफिशियरीज की भी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम एक फॉर्म 01 एम्प्लॉइज को देते हैं एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, जो कि होता है डिक्लेरेशन फॉर्म, पीएफ में भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म जाता है एंड ईएसआईसी का डिक्लेरेशन फॉर्म फिल्ड अप होता है। उसके अंदर आईपी मेंशन करता है कि उनकी फैमिली में कौन कौन मेंबर्स उन पे डिपेंडेंट हैं, उनकी डिटेल्स क्या क्या हैं, और उनकी डिजायर्ड डिस्पेंसरी कौन सी है, उनकी खुद की पर्सनल आईपी की कौन सी है, उनकी फैमिली की कौन सी है। बिकॉज जरूरी नहीं होता कि वो फैमिली के साथ ही उस सिटी में रहते हैं। बहुत से वर्कर्स होते हैं जो बाहर के स्टेट के, अपने यहाँ अदर स्टेट में आके यहाँ काम करते हैं, उनकी फैमिली वहाँ रहती है, काम करते हैं। हाँ, तो उनको खुद को आईपी को भी पता होना चाहिए उनकी फैमिली के लिए कि उनके वहाँ पे कौन सी डिस्पेंसरी नियर बाय है, और उनके लिए कौन सी नियर बाय इजी डिस्पेंसरी रहेगा उनके लिए जाना। ठीक है। तो वहां पे जब भी आप आईएसआई में एम्प्लॉय को रजिस्टर करते हो, तो आपके पास 2 तरह की डिस्पेंसरी ऐड करने का ऑप्शन आते हैं। आप बेनिफिशियरीज के लिए अलग डिस्पेंसरी कर सकते हो और आईपी के लिए अलग डिस्पेंसरी कर सकते हो। ये हमको ध्यान से भरना होता है।
अच्छा, इसमें बेनिफिशरीज के लिए जो आईपी कार्ड है, ये आईपी साइन करवा के, सील लगवा के एक कार्ड की कॉपी उनके पास भी देकर रखें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज डिपार्टमेंट का सिंप्लीफाइड करने का प्रोसेस था। पहले वो कार्ड दो बन के आते थे हमेशा, एक Okay. फैमिली के लिए, एक आईपी के लिए, डिपेंडेंट के लिए। हर एक ईएसआई नंबर पे दो ईएसआई कार्ड उसे इशू होते थे, ताकि वो एक अपने पास रखे, फैमिली को देखे रखे। अब जब ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, इट इज वेरी इजी फॉर द एचआर एंड फॉर द आईपी टू सेव इट इन एनी मोड ऑफ फॉर्म। फोन में सेव कर लिया, व्हाट्सएप पे लेके, ईमेल में रख रखा है। तो जब उन्हें रिक्वायरमेंट है मिसप्लेस हो गया, तो उसी टाइम उसको प्रिंट निकलवा के, उसको वही सिग्नेचर स्टैम्प करवा के, देन दे कैन अवेल फॉर द बेनिफिट। ओके, इसमें बेनिफिशरीज में किस किस को ऐड किया जा सकता है? कई बार ये क्वेश्चन होता है कि भाई बहन को ऐड किया जा सकता है क्या? इसमें डिपेंडेंट्स ऐड होते हैं। फैमिली मेंबर्स में तो आपकी बहुत बड़ी फैमिलीज में चीजें होती हैं, जॉइंट फैमिलीज भी होती हैं। तो बेसिकली जो भी आप पे डिपेंडेंट है, जो आप पे निर्भर है फाइनेंशियली, उनकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप उन लोगों को इसमें ऐड कर सकते हैं। और से आपके इन केस ऑफ मेल्स, पेरेंट्स हो गए, स्पॉस हो गई, एंड बच्चे हो गए। बच्चों में भी एज लिमिट डिस्क्राइब करी हुई है उन्होंने कि इसी एज लिमिट तक के भी आप अपने बच्चे ऐड कर सकते हैं इसमें। जी जी। सिमिलरली ब्रदर आपके उसी एज स्लैब में आते हैं, एंड ही इज डिपेंडेंट ऑन यू, नॉट ऑन योर पेरेंट्स, देन यू कैन ऐड हिम। ओके ओके। इसमें बच्चों वाले में ये चीज आप ध्यान रखिए, बच्चों के केस में 18 साल लिमिट है, लेकिन अगर बच्चा एजुकेशन कर रहा है, आपका मेल लड़का है, एजुकेशन कर रहा है अभी, और आपके पास इसका कॉलेज का आईडी कार्ड है, तो इवन दो 18 लिमिट है, लेकिन उनके लिए 25 ईयर की लिमिट हो जाती है। शायद लिमिट नहीं है, जब तक कि वो पढ़ाई कर रहा है तब तक कि आप उसको ऐड कर सकते हो। सिमिलरली फीमेल्स के केस में जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक आप अपनी फीमेल डॉटर को ऐड कर सकते हो। ओके, तो सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है, अगर आपके कहीं पे भी कोई अलग एक्सपीरियंस रहा हो, या आपको लग रहा हो कि नहीं हमारे यहाँ पे ये वाला प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताते जाइए। हम वहां से आपके कमेंट्स भी लेंगे, और जैसे यहाँ पे कुछ लिख भी रहे कि हमारे साथ ऐसा हॉस्पिटल में हुआ, आप लिखते रहिए, और हम वो कमेंट्स या वो एक्सपीरियंसेस बाकी सभी के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है मेडिकल बेनिफिट लेना। कोई आईपी बीमार हो गया और उसे अपनी डिस्पेंसरी, उसने अपने एचआर से पूछ ली, अब उसे अपने को इलाज कैसे लेना है? उसको अपने इलाज देने के लिए कुछ नहीं करना है। ये एक ईएसआई ई पहचान कार्ड जो है, ये साथ में ड्यूली साइन बाय द एम्प्लॉयर, ये लेके जाना है जो भी इनको मेंशन डिस्पेंसरी है उस पर। ठीक है। एंड मेंशन डिस्पेंसरी आपके इस कार्ड पे यहाँ टिक होती है कि आईपी के लिए पहली डिस्पेंसरी कौन सी है, एंड डिस्पेंसरी फॉर द फैमिली कौन सी है। ठीक है। उस पर एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। देन वो लेके उनको जाना होता है अपनी स्पेसिफाइड डिस्पेंसरी पे। देखिए, मेरे को काफी क्वेश्चंस आते हैं कि वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, वहाँ टाइम लगता है, नंबर लेना होता है। ठीक है। देन सेम प्रोसेस एक प्राइवेट हॉस्पिटल का भी रहता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको टोकन नंबर लेके उसे पे करके देन आपको अपनी टर्न का वेट करना होता है। सेम प्रोसेस वो यही है, बट कंपैरेटिवली थोड़ी सी भीड़ प्राइवेट से थोड़ी ज्यादा होती है। राइट। ये यहाँ पे मैं ये फॉर्म दिखाता हूँ, शायद यही फॉर्म है जो सबसे पहले अगर डिस्पेंसरी में जाएंगे तो यह फॉर्म इस तरह की पर्ची मिलेगी। एम आई करेक्ट? यही वाली वो पर्ची? डॉक्टर आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कार्ड है, जब डॉक्टर आपको वहां देखता है या आपको स्लिप वहां मिली जाती है। ओके, तो इस तरह की आपको जी सॉरी आप बताइए। लाइन में लग के आपको टोकन लेना होता है, वहां पे बताना होता है कि आपको किस बीमारी के लिए आपको दिखाना है। देन वो आपको रूम नंबर बताते हैं कि आपको जिस डॉक्टर को दिखाना है वो इस रूम नंबर में मिलेंगे। इस वाले केस में रूम नंबर 5 था जो भी आपने खोल रखा है। तो हम लोग रूम नंबर 5 में गए थे। देन वहां पे हमें ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कार्ड के साथ उन्होंने डिटेल्स लिख के दी थी कि आपको ये दवाइयाँ लेनी है। ओके ओके, तो ये प्रोसेस हुआ। अगर उसको डिस्पेंसरी में दिखाना है, तो अगर एक बार उसने दिखा दिया डिस्पेंसरी में, फिर उसने डॉक्टर ने जो दवाई लिखी, वो दवाई कहाँ से मिलती है? वही डिस्पेंसरी के बाहर मेडिकल शॉप होती है, इनकी विंडो होती है, मेडिकल विंडो, 2 विंडोज होती हैं। वहां पे आपको ये प्रिस्क्रिप्शन कार्ड दिखा के वो आपको दवाइयाँ वहीं से इशू, एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। वहां पे आपको कोई भी तरह का पेमेंट नहीं करना होता। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ तक। अभी हम पहले वही प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, फिर देखेंगे कि इनमें मान लो दवाई नहीं मिली, वो सब चीजें क्या करेंगे। अब मान लीजिए, अब कैसी, जैसे आई की बीमारी हो गई, बंदा डिस्पेंसरी में गया और डिस्पेंसरी में आई का कोई डॉक्टर है नहीं, या उसकी बीमारी है जिसको सच में कुछ अलग क्रिटिकल बीमारी है, तो इस केस में क्या प्रोसेस होता है? डिस्पेंसरी से उसे कहाँ जाना पड़ता है? इस केस में अगर वो डॉक्टर
थोड़ा बीमारी सीरियस है, गंभीर बीमारी है, उसके लिए उनको प्रॉपर एक डायग्नोस्टिक्स चीज़ों की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट्स होती हैं, टेस्टिंग होती है, टेस्ट करवाने होते हैं लैब्स वगैरह में। तो जी ईएसआईसी के मॉडल हॉस्पिटल्स होते हैं, जी जैसे जयपुर में ईएसआई हॉस्पिटल 4 नंबर डिस्पेंसरी के जस्ट बगल में ही है, बिल्कुल। अजमेर रोड पे। तो इसी पैड पे वो आपको रेफर कर देते हैं कि यू आर रेफर टू मॉडल हॉस्पिटल। राइट। आपको ये सेम स्लिप लेके 48 आवर्स के अंदर आपको अपने मॉडल हॉस्पिटल में दिखाना होगा। ओके। एंड डिस्पेंसरी तो के टाइमिंग्स जैसे मैंने आपसे कल शेयर किए थे, जी एक सेकंड मैं तो निकाल लेता हूँ। डिस्पेंसरी दिन में 2 टाइम खुलती है। ये मैं, हाँ बताइए। इनके भी गर्मियों के और सर्दियों के टाइम अलग अलग रहते हैं। तो जैसे अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो गर्मियों के इनकी टाइमिंग्स जो रहते हैं, दैट इज 8 to 12 in the morning 8 to 12 एंड and 5 to 7 PM in the evening. ठीक है एंड संडेज को ये रहते हैं 9 to 11 का टाइम रहता है। ठीक है। तो ये टाइम मैं नीचे भी दिखा रहा हूँ। डिस्पेंसरी का टाइम समर्स में रहेगा 8 to 12, 5 to 7, ये 6 days a week। और उसके हाँ, बाद संडे को जो संडे टाइम को रहेगा इट्स 9 to 11 in the morning. 9 to 11। ठीक है ठीक है। और विंटर्स का क्या टाइम है सर? विंटर्स के टाइमिंग्स रहते हैं 9 to 11 सुबह का एंड 4:30 to 6:30 in the evening. ओके। विंटर्स में उल्टा कम टाइम कर दिया है काफी। शाम को ठंड लगती जाते हुए। मेरा आईबी भी परेशान होते हैं कि रात में कौन दिखाने जाएगा, एंड मेरे में भी दिमाग में कहीं और दुर्घटना कुछ उस टाइप की ना हो। तो विंटर का ये टाइमिंग है। एंड कुछ जगह से मुझे ये आया था कि अगर आपको रिम्बर्समेंट या इस तरह की किसी पर्ची पे साइन कराना है तो आप केवल 3 ही दिन जा सकते हो, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, या शायद ऑपोजिट, ऐसा है क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो कौन से वाले 3 दिन है वो, अगर आपको पता हो तो? सी मंडे थर्सडे एंड फ्राइडे रहता है। सॉरी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एंड ओके ठीक है। ये बाद में हम लोग फिर से इस पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपको अगर रिम्बर्समेंट वाला केस है तो इन 3 दिन ही आप डिस्पेंसरी में जाके अपनी बात कर सकते हो। ठीक है। तो हॉस्पिटल में गए, अगेन हॉस्पिटल में सेम प्रोसेस रहेगा। हॉस्पिटल में आपको डिस्पेंसरी से रेफरल लेके जाना है। वहां पे आपको रिसेप्शन पे बताना है कि आपको किस डॉक्टर को दिखाना है, वो बताएंगे आपको। वहां पे जाके वहां पे आपको रेफरल स्लिप दिखानी है जो वहां से मिली है कि किस डिस्पेंसरी से आपको भेजा गया है। उसमें चीजें मेंशन रहेंगी कि आपको इस पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक के लिए यहाँ भेजा गया है। ठीक है। तो वो आपसे पूछेंगे, कंफर्म करेंगे कि आपको हाँ यही बीमारी के लिए आप आए हो। ठीक है। उस पे फिर आपको ऊपर भेजा जाएगा यूएसए मॉडल हॉस्पिटल के अंदर, स्पेसिफाइड डॉक्टर का रूम नंबर बता के इस फ्लोर पे ये अवेलेबल है। जी, तो ये वही वाली स्लिप है जो आप सजेस्ट कर रहे हैं? ये हाँ, ये वहाँ जब आप डॉक्टर से मिलते हैं मॉडल हॉस्पिटल के अंदर, तो ये वहाँ के डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पैड होता है, जो कि अपने प्रीवियस क्लिप में दिखाया था वो डिस्पेंसरी का था, ये मॉडल हॉस्पिटल का है। मॉडल हॉस्पिटल है, ओके। तो वहां पे आपने डॉक्टर को दिखा दिया। अगेन अब यहाँ पे डॉक्टर ने अगर आपको कुछ सबसे पहले जांचें करवाने के लिए बोला तो वो जांचें कहाँ होती है, और अगेन यहाँ पे कुछ मेडिकल के लिए बोला तो वो कहाँ होगा, और अगर कोई जैसे कि आपको कोई सर्जरी की जरूरत है या इस तरह की कोई चीजें हैं, फ्रैक्चर आपको बंधवाना है, तो वो सारी चीजें कहाँ होंगी? देखिए, जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं। जयपुर का जो मॉडल हॉस्पिटल है उसमें काफी लेवल तक इम्प्रूवमेंट किया है ईएसआई डिपार्टमेंट में। काफी चीजें अवेलेबल कराई हैं और भी चीजें अभी आनी बाकी हैं। कुछ मशीनरीज के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, इन प्रोसेस है, कोविड की वजह से थोड़े डिले हो चुके हैं, बट इन कमिंग ईयर्स वो भी यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे मोस्टली सारे टेस्ट हो जाते हैं, आपके एमआरआई, सोनोग्राफी, एक्सरे, ब्लास्टर्स वगैरह, ये चीजें सारी आपके यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है। एंड मॉडल हॉस्पिटल में भी लैब्स जो रहती हैं वो दोपहर में 12 बजे तक ही खुली है। मॉर्निंग का जो टाइम है इनका, मॉर्निंग 9 to 12 लैब्स की ओपनिंग टाइमिंग रहती है। ये लैब का टाइमिंग है 9 to 12। ठीक है। ये क्या ये जयपुर का है कि हर जगह यही लगभग टाइम रहता है? मैं आपको जयपुर के लिए बता रहा हूँ। ओके ठीक है। तो आप अपने सिटी का पता करके रखिए कि आपके सिटी में हो सकता है थोड़ा टाइम डिफरेंट हो इसका। हाँ, 1-2 घंटे आगे पीछे का फर्क रहेगा, बट प्राइमरी टाइमिंग सबकी सेम ही रहती है, मॉर्निंग रहता है। ठीक है। हाँ, ये है तो जो भी आप जी कंटिन्यू।
एंड एक्सरे वगैरह जो रहती है, सोनोग्राफी एक्सरे रहती है, उनकी टाइमिंग 9 to 4 रहती है। ठीक है। जो ब्लड टेस्ट वगैरह हो गई वो 12 बजे तक होते हैं, और जो सोनोग्राफी जो मशीनरी पर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है वो रहती है अपनी 9 to 4। ठीक है सर। और इसके अलावा फिर मेडिसिन वगैरह वो सब यही मिलती है? वो वही, जैसे डिस्पेंसरी में बाहर एक काउंटर रहता है, वही मेडिकल हॉस्पिटल जो मॉडल हॉस्पिटल है, वही ग्राउंड फ्लोर पर ही आपको मेडिकल का काफी बड़ा काउंटर है, जहाँ मेजोरिटी दवाइयाँ आपको वहीं मिल जाती हैं। ठीक है सर। और उसके अलावा फिर आपको अगर सर्जरी या बाकी किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो भी जनरली इसी हॉस्पिटल में आपकी हो जाएगी, जो ईएसआईसी का मॉडल हॉस्पिटल। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिजीज जैसे कि कैंसर, जिसका यहाँ पर इलाज नहीं है आपके मॉडल हॉस्पिटल में, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या किया जाता है? उस पर्टिकुलर केस में वही जो मॉडल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनको गाइडलाइंस दी हुई रहती हैं कि अगर इस पर्टिकुलर कैंसर से रिलेटेड चीजें आपके पास आती हैं, तो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे जो हॉस्पिटल्स हैं वो वहां पे रेफर कर देते हैं। जैसे कि कैंसर के केस में ये लोग महावीर कैंसर में रेफर करते हैं। ओके। पर्टिकुलर कैंसर के केस में महावीर कैंसर इज अ वेरी नोन हॉस्पिटल इन टर्म्स, अगर आप देखें इनफैक्ट इन जयपुर कैंसर के केसेस के लिए महावीर हॉस्पिटल में काफी लोग कंसिडर करते हैं। डॉक्टर्स आर रियली गुड ओवर देयर। परफेक्ट। अच्छा, आपने मुझे ये चीज बताई थी कि अगर जिस हॉस्पिटल में आपको रेफर किया गया है वो हॉस्पिटल आपके घर से बहुत दूर है या आपके लिए इनकन्वीनियंट है जाना, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल में भी रेफर करने के लिए। हाँ बिल्कुल। जैसे आपके घर से बहुत दूर पड़ता है वो हॉस्पिटल, एंड आपके डिपेंडेंट का साथ वहाँ रहना जरूर मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज उनको रहने में भी, आने जाने में, डेली अप डाउन में भी दिक्कत आती है। एंड उस केस में आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि और कोई अगर टाइप हॉस्पिटल्स हैं जो ईएसआई से टाइप जिनका हो रखा है, वाले टाइप से, बिकॉज टाइप भी रिन्यूज होते हैं टाइम टू टाइम। राइट। उनका भी ड्यूरेशन दिया जाता है, उनका भी रिन्यूअल प्रोसेस रहता है। जो अभी एक्टिव टाइप्स हैं वहाँ पे अगर नियर बाय वो है, वहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उनको वहाँ आप ट्रांसफर रेफर करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो लोग जनरली वहाँ पे सिंपल रहते हैं, वो लोग इतना वो कुछ करते नहीं। ठीक है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं वो ध्यान रखिए, सबसे पहले लिस्ट अपने पास रखिए आपके कौन कौन सी डिस्पेंसरीज है आपके सिटी में। सेकंड आप रखिए कहाँ पे आपका ईएसआईसी का मॉडल हॉस्पिटल है। कुछ सिटीज में एक से ज्यादा भी है, ज्यादातर में एक हॉस्पिटल होता है, कई जगह है भी नहीं कोई हॉस्पिटल, सिर्फ डिस्पेंसरी भी हो सकती है। उस केस में सिर्फ टाइप हॉस्पिटल आपका हेल्प करेगा। तो टाइप हॉस्पिटल की लिस्ट भी अपने पास रखिए और ये अपने एम्प्लॉइज को बता के रखिए कि भाई आपके नजदीकी ये टाइप हॉस्पिटल है, आपके नजदीकी ये डिस्पेंसरी पड़ सकती है और हमारा मॉडल हॉस्पिटल ईएसआई हॉस्पिटल इस पर्टिकुलर जगह पर है। ठीक है। तो ये हो गया अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज का क्या प्रोसेस है? जैसे आपको मान लीजिए महावीर कैंसर हॉस्पिटल में रेफर किया गया, तो वहां पे क्या इलाज, आप चिट्ठी लेके जाएंगे ईएसआई हॉस्पिटल से और सीधा आपका इलाज हो जाएगा? वहां पे पैसा देना पड़ेगा या नहीं? वहां पे मेडिकल आपको फ्री मिलेगी या पैसे देके मिलेगी? इसमें दो चीजें रहती हैं। जैसे महावीर कैंसर में अगर आप रेफर हुए जाते हैं, कोई आईपी रेफर होता है वहाँ पे महावीर कैंसर, तो वहाँ पे उनको जो रेफरल स्लिप मिलती है वो वहाँ पे उनके एडमिन स्टाफ को दिखानी है, ईएसआई कार्ड दिखाना है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो आपसे पूछेंगे वो आपको वहाँ दिखाना है। प्राइमरी एक तो वो स्लिप रहती है रेफर की स्लिप, और आपका ईएसआई कार्ड और आपका आधार कार्ड, जिससे वो वेरीफाई करते हैं कि ये आप ही हैं। ठीक है। वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास वहाँ अवेलेबल है। उसके बाद वो वहाँ से आरओ में मेल डालते हैं। आरओ जो रीजनल ऑफिस रहता है वहाँ पे उस एरिया का, वहाँ से अप्रूवल आने के बाद आपका प्रोसेस डे वन पर आपको कोई चार्ज देना नहीं है वहाँ पे। उसके बाद अगर आप वहाँ एडमिट भी होते हैं, जो भी एक्सपेंस आपका खर्चा होता है वो कैशलेस होता है। ओके ओके। कुछ कंडीशंस में जिस किसी आपने दूसरे हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट करके रेफरल लिया है, वहाँ पे जरूरी नहीं कि वहाँ कैशलेस वाला आपका उस हॉस्पिटल से टाई अप हो। ठीक है। वहाँ पे रिइंबर्समेंट वाला प्रोसीजर रहता है, तो वहाँ पे आपको ईएसआई डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करने ही रहेंगे, वो रेफरल स्लिप्स एंड ईएसआई कार्ड की कॉपीज वगैरह। देन वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनती है, आपके जो बिल होते हैं, जो खर्चे आपने किए हैं वहाँ पे, जो दवाइयों की बिल्स बने आपके, वो सब ले जाके एक मैंने आपसे फॉर्म शेयर किया था, रिइंबर्समेंट वाला फॉर्म, मैं अभी ओपन कर देता हूँ जो एक्सेल फाइल में था। जी जस्ट अ मिनट। ओके। वो उसमें डिटेल्स आपको फिल अप करने के बाद वो आपको अपने वहाँ पे डिस्पेंसरी में लेके जाना रहता है।
ये वाला फॉर्म रहता है, इसमें फर्स्ट पेज पे आपके आईपी की डिटेल्स आती हैं, ओके। बेसिक डिटेल्स होती हैं। हम्म। ये फॉर्म आपको वहां से मिल जाता है डिस्पेंसरी से, बट हम लोग अपने एचआर को ये अवेलेबल करा के रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आगे किसी का टाइम इतना ज्यादा वेस्ट हो। एंड ओके। इस तरह से आपको बिल नंबर, डेट, दवाई का नाम, क्वांटिटी एंड ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है। ओके, तो ये रिम्बर्समेंट वाला केस हो गया, ये इसमें ये वाला आपको पर्टिकुलर फॉर्म लग रहा है। हाँ जी। ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे बताइए शुभम, कई बार ईएसआई ने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला है कि आप अगर टाइप हॉस्पिटल में रेफर किए जा रहे हैं और वहां से आपके इलाज के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं तो आपको पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि कैशलेस सुविधा आपको मिलेगी। ये ये वाला प्रोसेस कई लोग, ये क्या सही है? आपको टाइप हॉस्पिटल में अगर ईएसआई से खुद रेफर कर रहा है तो आपको वहां पे पैसा नहीं देना चाहिए? 90% केसेस में आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ओके। ईएसआई आपको उसी हॉस्पिटल में रेफर करेगी जहां उनका टाइप 100% वाला। उसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं टाइप में। जी। कुछ हॉस्पिटल्स में इनका पार्शियली रहता है, जिसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट वाला रखते हैं, कैशलेस वाला नहीं होता है। बट ओके। मेजोरिटी को कोशिश यही रहती है कैशलेस वाले ही हॉस्पिटल्स इन्होंने करे। जयपुर में इन्होंने काफी अच्छा नेटवर्क बना रखा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ईएसआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो लिस्ट, जो जो ईएसआई टाइप हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। अपने सीकर रोड पे मणिपाल हॉस्पिटल है, जो पहले एसके सोनी हॉस्पिटल के नाम से था, जी। वो भी इनका एक टाइप हॉस्पिटल है। तो एक पर्टिकुलर एरिया वाइज में उस एरिया का जो बड़ा हॉस्पिटल है, फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनकी टाइप मिल जाती है प्लीज। परफेक्ट। एंड वही डॉक्टर आपको बता देता है कि कैशलेस वाला आपका ट्रीटमेंट वहाँ पे रहेगा जब वो आपको रेफर करता है। ठीक है, तो ये चार चार स्टेप में आपको, आप सब 3 स्टेप में आप सबसे पहले डिस्पेंसरी गए, डिस्पेंसरी में अगर इलाज हो गया तो ठीक है, उसमें से सेलेक्टेड लोग जाएंगे हॉस्पिटल तक, वहां भी लगभग सभी का इलाज हो जाएगा। अब उसके बाद भी जरूरत पड़ती है तो आपको थर्ड जगह रेफर किया जाता है। ये 3 प्रोसेस में इलाज आपको मिल गया। तीनों ही प्रोसेस में आपको दवाई आइडियली डिस्पेंसरी की डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल की हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको कैशलेस मिल जानी चाहिए। अब इन एनी केस आपका अगर कहीं पे खर्चा हो रहा है और जेन्युइन खर्चा हो रहा है इस रीजन से कि यहाँ पे दवाई अवेलेबल नहीं है इसलिए आप बाहर से खरीद लो, ऐसा डिस्पेंसरी में भी बोला जा सकता है, आपको हॉस्पिटल में भी बोला जा सकता है, राइट? बिल्कुल। तो उस पर्टिकुलर केस में एक तो आपने बताया कि इस तरह से रीइंबर्समेंट का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके साथ सारे पेपर लगाने पड़ेंगे। ये पेपर लगाने के बाद ये कहाँ सबमिट कराने हैं, डिस्पेंसरी में या ब्रांच ऑफिस में, और उसके बाद प्रोसेस क्या रहता है? देखिए, ये सारे जब आप पेपर ज्यादा नहीं होते पेपर पर, बस एक वो फॉर्म रहता है और जो भी आपके बिल्स लगे हैं, ओरिजिनल बिल्स आपको उसमें लगाने होते हैं। ठीक है। वो ले जाके आपको वहाँ पे डिस्पेंसरी में दिखाना है, क्योंकि अभी आपको फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ओके। मेन इसमें रहता है फिटनेस सर्टिफिकेट का। आप पहले ठीक है। भी इसको अवेल कर सकते हैं, बट वही प्रोसेस 20 डेज 15-20 डेज का होता है। तो इट्स बेटर कि आप जब पूरे फिट हो जाए तब एक साथ ही आप उसमें वो चीजें वहाँ सबमिट करें, बिकॉज आईपी का फिजिकली होना वहाँ पे जरूरी रहता है। ओके। आईपी खुद बीमार है, बीच में अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो छोड़ के वापस जाए वहाँ पे, सिचुएशन क्रिटिकल और ना हो जाए, तो उस रीजन से हम लोग प्रेफरेंस ये देते हैं कि जब वो फिट हो जाए डिस्पेंसरी में डॉक्टर को दिखाएं, फिटनेस सर्टिफिकेट भी लें, ताकि छुट्टियों का पैसा जो उनको मिलना है वो वाला फॉर्म भी सेम टाइम पे सबमिट हो जाए एंड रिप्लेसमेंट वाला फॉर्म भी सेम टाइम पे सबमिट हो जाए। ठीक। डबल वहाँ पे प्रोसेस नहीं होगा। मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कोई बंदा था नॉर्मल, कुछ आंख में इन्फेक्शन हो गया, दवाई दी, वो दवाई नहीं मिली, उसने दवाई बाहर की दुकान से खरीदी, अब वो दवाई का पैसा उसको चाहिए, उसके लिए उसे ये वाला फॉर्म जो आपने बताया ये फॉर्म भरना है और ये फॉर्म उसे डिस्पेंसरी में जमा कराना है आपने। ओके। और उसके साथ जो भी बैंक डिटेल वगैरह जमा कराएंगे तो उसके बैंक में सीधा उसका पैसा आ जाएगा। हाँ जी। परफेक्ट। तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप जो अभी जस्ट शुभम बता रहे थे कि बीमार हो गया तो 70% पैसा उसको मिलना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक आईपी है, वो बीमार हो गया या उसको कोरोना हो गया, अभी कोरोना बहुत फैल रहा है, तो कोरोना के केस में से कोरोना हो गया, 14 दिन का उसे होम आइसोलेशन बोला गया, वो 14 दिन घर पे छुट्टी पर था। तो इस पर्टिकुलर केस में पहले 2 दिन मेरे ख्याल में छोड़ के बचे हुए 12 दिन का उसको पैसा ईएसआईसी से मिल जाएगा। हाँ जी। जो 12 दिन की उसकी सैलरी का 70%, जो भी डेली सैलरी बनती है उसका 70% उसे मिलेगा। ये उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, राइट? हाँ, लास्ट मंथ सैलरी, राइट। तो लास्ट मंथ की सैलरी के हिसाब से 70% पैसा मिलेगा। तो 12 दिन का जो भी मान लो 5,000 7,000 रुपए जो भी बनता है। अब ये पैसा निकालने के लिए उसे क्या करना है? पहले अपने ऑफिस से कुछ फॉर्म भर के जमा कराना है। कौन सा फॉर्म उसे फिल करना है?
इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले जब वो फिट हो जाते हैं, कोविड रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ जाती है, मैं सिर्फ कोविड की ठीक है। बात कर रहा हूँ, तो हाँ उनकी जो फोर्थ पॉजिटिव रिपोर्ट थी वो, एंड जो हाँ। लास्ट नेगेटिव रिपोर्ट आई है वो दोनों रिपोर्ट्स लेके, एंड जो भी उनका और भी एक्सपेंडिचर दवाइयों का हुआ है, कोई टेस्टिंग वगैरह का भी हुआ है, तो वो बिल्स साथ में लेके उनको डिस्पेंसरी ही जाना है, जो अलॉटेड डिस्पेंसरी है, वहाँ पे डॉक्टर देखेंगे, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करेंगे, देन ठीक साथ है। में एक फॉर्म देंगे 10D वाला। ठीक है। ये वो एक 10 फिटनेस सर्टिफिकेट की आपने शायद मेरे साथ शेयर करी हाँ थी, जी, ये इस तरह का कुछ फिटनेस सर्टिफिकेट उन्हें इसमें मिलता है। थोड़ा जूम करना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट मैं जूम इसमें अभी करता हूँ। यही स्लिप आपकी रेस्ट के टाइम पे दी जाती है, यही स्लिप आपकी ड्यूरिंग डायग्नोसिस आपको दी जाती है, यही स्लिप में आपको फिटनेस भी दी जाता है, मतलब सेम स्लिप होती है, अलग अलग मतलब प्रोसेस के परफॉर्मेंस सेम लिए। रहता है, प्रोसेस यही रहता है इसके अंदर। अगर ठीक है। आप फिट हो जाते हैं तो थर्ड पॉइंट पे आपको टिक मार्क करके डेट मेंशन कर दी जाती है कि आप इस डेट से रिज्यूम कर सकते हैं वर्किंग। ठीक है। अब हम दिखाते हैं फॉर्म 10। फॉर्म 10, ओके। इसी के ये साथ में आपको एक फॉर्म 10 दिया जाता है, ये आपके आरओ से मिलेगा, लोकल ऑफिस में मिलेगा ये आपको, ओके। ब्रांच ऑफिस जैसे कहते हैं, जो आपकी कंपनी का ब्रांच ऑफिस हुआ। फर्स्ट ओके। पेज में आरओ वाले इस पे डिटेल्स फिल अप करके देंगे ठीक है। कि हम जैसे टू मैनेजर ESIC वगैरह हो गया, डिस्पेंसरी वगैरह डिटेल्स भरी इसके अंदर, कि ये वेरिफिकेशन है इस एम्प्लॉय का, इसकी कवरिंग एक आती है, वो अपने रिटर्न में लिख के देते हैं, देन ये एम्प्लॉयर से साइन कराना होता है। ओके। ओके। इसमें ब्रांच ऑफिस के साइन होते हैं, जो कि ESIC ब्रांच मैनेजर है वहाँ पे आपकी ब्रांच ऑफिस के, वो ठीक साइन है। करके देते हैं कि ये पर्टिकुलर आईपी हमारे पास आए थे, इन्होंने ओके। क्लेम किया है, ऊपर एक बार थोड़ा ऊपर चलेंगे प्लीज, स्टॉप पे। हाँ जी। हाँ, और इन्होंने क्लेम किया है कि इस ड्यूरेशन टू इस ड्यूरेशन इन्होंने ये लीव पे थे, रेस्ट पे थे, ऊपर इनका ESIC नंबर, इनका डिपार्टमेंट, कि आपके किस एस्टेब्लिशमेंट में, किस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड थे, वो डिटेल ब्रांच मैनेजर इसमें मेंशन करके आपको देता है आईपी को। देन ये आईपी को लेके जानी होती है, इसके साथ में एक सेकंड पेज है, ये एम्प्लॉयर को फिल्ड करनी होती है फर्स्ट पेज के बेसिस पे, तो ये एम्प्लॉय है, ये उसका इंश्योरेंस नंबर है, एंड हमारे यहाँ पे इतने टाइम से इतने टाइम तक वो नहीं रहा है, हमने उसको ड्यूरेशन का पैसा नहीं दिया। ओके। ओके। ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म भर के उसे सिक और फिट सर्टिफिकेट के साथ उसे पहुंचना है ब्रांच ऑफिस। तो सबसे पहले उसे एक बार ब्रांच ऑफिस जाना पड़ेगा। ब्रांच ऑफिस से उसे एक लेटर मिलेगा, वो लेटर लेके उसे एम्प्लॉयर के पास आके उससे साइन करवाने हैं, फिर ये लेटर वापस उसे ब्रांच ऑफिस में जमा कराना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रांच ऑफिस के 2 चक्कर काटने हैं। हाँ जी, बिकॉज जब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है, जनरली जो आपकी डिस्पेंसरी होती है उसके नियर बाय की ब्रांच ऑफिस मेजॉरिटी केसेस में होता है। जैसे 4 नंबर डिस्पेंसरी के सामने कामधेनु कॉम्प्लेक्स है, VKI में 9 नंबर डिस्पेंसरी जो है उसके बगल में 32 दुकान लोकल ऑफिस है। इसी तरह से काफी मेजॉरिटी डिस्पेंसरीज में बगल में ही आपके वो रहते हैं। तो जब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यू होता है तो मीनवाइल वॉकिंग डिस्टेंस रहता है, थोड़ा कन्वीन करना होता है, आपको वहीं से फॉर्म लेते हुए आना है। बिकॉज जब फिटनेस सर्टिफिकेट आप सबमिट करेंगे उसके साथ में आपकी बैंक पासबुक की कॉपी भी आपको लगानी है आपके, ओके। तो वही फिर आपका सेकंड राउंड एक। ठीक है, गॉट इट। तो प्रोसेस समझिए, वापस से एक बार रिपीट करता हूँ। अगर आप बीमार हुए तो सबसे पहले आपको डिस्पेंसरी में शुरू में आपने दिखाया है, उसके बाद फिर हाँ एक और रूल, इस केस में भी 7-7 दिन में डिस्पेंसरी में दिखाना रहेगा। हाँ जी, जैसे हाँ अपना डिस्कशन हुआ था कि डिस्पेंसरी आपको 7 डेज मैक्सिमम 7 डेज का रेस्ट लिख के देती है। 7 डेज कंप्लीट होकर आपको वापस आके अगर आप फिट होते हैं तो वो मेंशन कर देंगे आप फिट होके, मैंने आपको नेक्स्ट 7 डेज का और दे दिया जाता है। ठीक है। If you want to have water or something, you can like take a break. आप बहुत देर से बोल रहे हो तो नहीं आया। कुछ कंडीशन में जैसे कोई सिवियर केस हो जाता है जिसमें आईपी ना चाहते हुए डिस्पेंसरी वापस नहीं आ सकता, उसमें मैक्सिमम 15 डेज का वो स्लिप आपको डिडक्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो कोरोना वाला केस हो गया स्पेशली, तब जब 14 दिन आप घर पे ही हो क्वारंटाइन में, तब ये सिचुएशन आपके हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सिकनेस और फिट का सर्टिफिकेट डिस्पेंसरी से लिया, उसके बाद आप ये सर्टिफिकेट लेके ब्रांच ऑफिस गए जहाँ पे आपको फॉर्म 10 दिया गया। फॉर्म 10 का पेज 1 वो आपको फिल करके देंगे, उसके बाद उसके सेकंड पेज आपको एम्प्लॉयर से फिल करवा के सील साइन करवा के
वापस अपने ब्रांच ऑफिस में सबमिट करवाना है। हाँ जी। और उसके साथ कैंसिल चेक की आपको कॉपी लगानी है, कोई फोटो वगैरह लगवानी है? नहीं, कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की सर्टिफाइड कॉपी। बैंक पासबुक की सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड भी एम्प्लॉयर से करवा सकते हैं? एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर से सर्टिफाइड कॉपी। इसमें किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि इसमें 3 कॉपी में ये सारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, तो आप अगर फोटोकॉपी करा के नहीं ले गए हो तो आपको वापस फोटोकॉपी करवाने के लिए घूमना पड़ेगा। 3 ऐसा भी कॉपीज है? में आपका जो रिइंबर्समेंट का बिल्स रहता है ना, ओके वो सेट सबमिट होते हैं, ओके क्योंकि वो सेट आगे भी जाते हैं। ओके जो रिइंबर्समेंट का सेट रहेगा, जो मेडिकल बिल वाला जो आपको एक्सेल फाइल दिखाई थी, वो 3 कॉपीज में जाती हैं। और जो आपके ओके बिल्स रहते हैं वो भी आपको 2 और सेट में, वो आपको वहाँ बता देते हैं डे 1 पे ही। जब ओके। आपको रिइंबर्समेंट के लिए आपको कहा जाता है कि आपका रिइंबर्समेंट रहेगा, तो उसमें वो बता के चलते हैं कि आपके जो बिल रहे उनको संभाल के रखिए, जब आप फिट हो जाए तब आप लेके आइएगा उनकी फोटोकॉपी के साथ में। ओके, गॉट इट तो गॉट तब वो वहाँ पे आपको मैनुअल फॉर्म देते हैं, बट हमने एक एक्सेल शीट बना रखी है बिकॉज़ वो टाइप करने में ईज़ी रहती है। क्योंकि सर इट। दवाइयाँ हाथ से, कभी-कभार दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अगर आपको ट्रीटमेंट करना चलता है। जी जी। क्योंकि इसमें हर एक मेडिसिन आपको मेंशन करनी होती है। एंड ओके। जैसे अगर आपका 10,000 तक का बिल है, तो वो आपका वही अलॉटेड डिस्पेंसरी अप्रूव पावर रखती है उसे अप्रूव करने की। उनको बजट मिलता है ठीक है। एवरी मंथ, एक स्पेसिफाइड बजट मिलता है, इसमें उनको सारे एक्सपेंसेस मीट आउट करने होते हैं। उसी में ये रिइंबर्समेंट का ओके भी प्रोविजन रहता है। 10,000 रुपीज़ तक का अमाउंट डिस्पेंसरी आपका अप्रूव कर देती है। 10,000 से अबव का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, देन वो आरओ में जाता है। इसलिए वो मल्टीपल कॉपीज चाहिए होती हैं। ओके, ठीक है सर। अच्छा, ये जो रिइंबर्समेंट की जो बिल आपने बताया एक्सेल फाइल, इस पे भी एम्प्लॉयर का साइन करके ही जमा कराना है, ये भी 3 कॉपी में? हाँ जी, नहीं, इस पे एम्प्लॉय की साइन की जरूरत नहीं है। इसमें तो ठीक है। तो ये रिइंबर्समेंट वाला केस हो गया। एक केस हमने जो बीच में मिस कर दिया था वो है इमरजेंसी सिचुएशन में, अगर एक्सीडेंट हो गया, ऐसी कोई सिचुएशन हाँ हो जी, गई, हार्ट हाँ जी। अटैक हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन में घर के नजदीकी, ये नहीं सोचेंगे कि ये सही डिस्पेंसरी कहाँ है, जहां पे जो हुआ है नजदीकी अस्पताल में जाया जाएगा। उस केस में जो भी साथ में बेनिफिशियरी है या जो भी अटेंडेंट है उसका, उसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है अगर फ्यूचर में इस खर्चे का बेनिफिट ईएसआईसी से लेना है तो? काफ़ी लोग को इन चीज़ की नॉलेज नहीं रहती है एंड वो इस चीज़ में मिस आउट कर जाते हैं, उनको क्लेम में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर आप इमरजेंसी के केस में किसी हॉस्पिटल जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है डिस्चार्ज के टाइम पे सारे बिल्स, डिस्चार्ज टिकट, उसके साथ में एक आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से इशू करवाना है। ठीक है। इमरजेंसी सर्टिफिकेट जनरली हॉस्पिटल अपने लेटर हेड पे प्रिंट करके देते हैं आपको कि ये इस डेट पे इस मेडिकल कंडीशन की वजह से इमरजेंसी में हमारे यहाँ एडमिट हुए। ठीक है। ओके। ताकि जब आप रिइंबर्समेंट प्रोसेस के लिए आगे कंटिन्यू करते हैं, तो मेडिकल बिल के साथ साथ आपकी इमरजेंसी सर्टिफिकेट सबसे टॉप पे होना चाहिए। उसी के बाद में ईएसआई में ये चीज आगे आपकी फाइल प्रोसेस होगी। ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 2 सर्टिफिकेट के नाम हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और इमरजेंसी सर्टिफिकेट। आपके बाकी सारे बिलों के साथ ये दोनों सर्टिफिकेट भी आपके पास होने जरूरी है और हॉस्पिटल से ही मिलेंगे अगर आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या जहाँ पे भी आपने। ओके, ठीक है। ये सबसे ऊपर आपको टॉप पे लगाने हैं एंड विद एन एप्लीकेशन की इमरजेंसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर एडमिट किया गया था, जो भी केस रहा वो आपको करना है। अच्छा, एक्सीडेंट के केस में अगर ये आउटसाइड द ऑफिस एक्सीडेंट है, मतलब नॉट फ्रॉम द वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट, अदर देन कोई वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस में तो एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं फाइल करनी है या उसमें भी करनी है? रिपोर्ट फाइल सिर्फ वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट के लिए एक्सीडेंट रिपोर्ट भी फाइल करना आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज वर्क वो एक्सीडेंट रिपोर्ट आपको फाइल नहीं करनी है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेनिफिट वाला पूरा पार्ट, हमने सिकनेस बेनिफिट भी कवर कर लिया। यहाँ तक एक बार मैं कोई क्वेश्चंस अगर किसी यूजर्स के आए हैं तो हम लोग क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो एक बार शेयर करिए, हम वो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम एक मैटरनिटी बेनिफिट की तरफ बढ़ेंगे या और कोई बेनिफिट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। एक जने पूछ रहे हैं, पांडे जी पूछ रहे हैं कि उनके एक्सपीरियंस में ऐसा रहा है कि हॉस्पिटल हैज आस्क्ड to go at branch office and get it stamped. See, I had experienced that hospital used to ask to go at branch office and get it stamped. But आप बोल रहे हो कि अब से ये ऐसा नहीं होता होगा, अब ये जरूरत नहीं है। ये 2 साल पुराना केस अगर पांडे जी का रहा होगा, if I'm not wrong. ओके, तब ये क्या होगा। ठीक है। अखिल पूछ रहे हैं, how can we update dispensary nowadays? It go for approval and no update from department.
सी डिस्पेंसरी के रिगार्डिंग इन्होंने लास्ट ईयर एक अपडेट अपनी वेबसाइट पे दिया है कि हाँ। एम्प्लॉयर किसी आईपी को जब डिस्पेंसरी अलॉट करता है उसके बाद उनको सिर्फ वन टाइम डिस्पेंसरी चेंज करने की पावर होती है कंपनी के पास, जो कि एचआर है। ठीक जैसे है। अगर मेरी 4 नंबर डिस्पेंसरी मेरे को अलॉटेड है, तो अगर मुझे चेंज करवाने में कल को शिफ्ट करता हूँ, मैं विद्यार्थनगर शिफ्ट होता हूँ या कहीं उस एरिया में सीकर रोड साइड शिफ्ट होता हूँ, एंड मुझे ठीक अब है। वीके डिस्पेंसरी चाहिए, तो ठीक है। आपको अपने कंपनी के एचआर से कांटेक्ट करना है, उनको बताना है कि अभी मैं यहाँ चेंज हो चुका हूँ, मेरी डिस्पेंसरी आप प्लीज अपडेट कर दीजिए। ठीक है। तो उनके पास से वन टाइम पावर होती है डिस्पेंसरी अपडेट करने की। ठीक अगर है। वो बाद में भी अपने को करवानी है तो अपने को ब्रांच ऑफिस जाना है कंपनी के विद एन एप्लीकेशन कि हमने ठीक है। ये डिस्पेंसरी हमारी मेंशन्ड है एंड हमें इसको अपडेट करना है। देन वो ये चीज ब्रांच कंपनी को जाना पड़ेगा कि एम्प्लॉय को जाना पड़ेगा? आईपी आईपी को जाना पड़ेगा। आईपी को जाना। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया, आईपी खुद अपना बेनिफिट चेक कर सकते हैं कि किस किस बेनिफिट के लिए वो एलिजिबल हो चुके हैं अपने आईपी लॉगिन में। वहां पे जैसे ही आपके कोई बेनिफिट के लिए, जैसे एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल हो गए, मैटरनिटी के लिए एलिजिबल हो गए, तो वहां पे स्टेटस आपका चेंज होकर एलिजिबल हो जाता है। वो आप चेक कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर आईपी का, क्योंकि वो ऐसे कैलकुलेशन करना तो इजी नहीं रहेगा कि 78 हो नहीं हो, ये सारी चीजें एंड वहां उसमें पे शो अपने होता आप, है, उसमें वहां अपने आप आपकी शो हो जाता कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री भी शो होती है आपकी। उसमें है। राइट। कॉलम आता है, अगर आपको डाउटफुल कंडीशन में है कि आपका एम्प्लॉयर आपको कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है नहीं कर रहा, वो आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी उसमें कर सकते हैं। परफेक्ट। एक्सीडेंट हो जाए तो टाइमिंग का ध्यान में रखना पड़ेगा क्या? किस टाइम एक्सीडेंट हुआ है उसका टाइम हमको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या? जनक पूछ रहे हैं। बिल्कुल सर। ओके, तो अगर टाइम आप इवन, हाँ बताइए। अगर ये कंपनी एक्सीडेंट वाइल वर्किंग एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन के अंदर आता है, तो एक्सीडेंट रिपोर्ट में आपके एचआर को टाइम मेंशन करना होता है एंड दो गवाह के नाम भी देने होते हैं कि उस टाइम पे इनका एक्सीडेंट हुआ है, ये कहाँ से कहाँ कम्यूट कर रहे थे या कहाँ पे थे। जब आप एक एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल करते हैं उसके अंदर, तब वहाँ टाइम बहुत जरूरी होता है। ओके, ठीक है। संदीप जी पूछ रहे हैं, इन स्मॉल सिटीज मॉडर्न हॉस्पिटल इज नॉट देयर, ESC dispensary refer to government hospital instead of private tie-up hospital. Already government hospital are free, then no use of ESIC. ये तो बात तो सही है वैसे, वैलिड है, बट इसमें हाँ कुछ कुछ कह नहीं सकते। मोर और लेस आप समझो अभी 130 के आसपास ESIC के हॉस्पिटल हैं ऑल ओवर इंडिया, तो ऑब्वियसली सिटीज पे से बहुत ज्यादा है, और करीब 750 डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है ESIC में। तो आप समझो कि 5 में से एक ही डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल है, सिटी छोड़ो, 5 में से एक डिस्ट्रिक्ट में ही ESI का हॉस्पिटल है, तो मेजोरिटी जगह ESI हॉस्पिटल नहीं होंगे। बट ये सिचुएशन है बुरी, तब इसमें क्या कर सकते हैं? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है? पहले ESIC नॉन इम्प्लीमेंट एरिया अलग हुआ करता था, इम्प्लीमेंट एरिया अलग हुआ करता था। तो इम्प्लीमेंट एरिया बहुत स्पेसिफाइड थे। स्टार्टिंग में सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया को इम्प्लीमेंट एरिया किया था, then बाद में थोड़ा एरिएशन बढ़ाया था। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे एरिया इम्प्लीमेंट एरिया बढ़ता गया, एंड 2-3 साल पहले जब इन्होंने पूरा ही पैन इंडिया को इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन में ले लिया था, तो अब ये उस चीज में प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं कि हमें हर एरिया में एक डिस्पेंसरी और एक टाइप हॉस्पिटल, मॉडल हॉस्पिटल बनाना है। ओके, ये प्रोसेस है जिसमें देखिए कितना टाइम लगता है। होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। सेलिन पूछ रहे हैं, कैन वी डायरेक्टली गो टू नियर बाय टायर हॉस्पिटल? इफ यस, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड? यस, वी कैन डायरेक्टली गो टू टायर हॉस्पिटल। ये अभी लास्ट ईयर भी स्टार्ट हुआ था, अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो कि सर के लास्ट वीडियो में भी उन्होंने दिखाया था, कोविड केस में से कुछ डिस्पेंसरीज और मॉडल हॉस्पिटल को कोविड सेंटर्स डिक्लेयर कर दिया है, तो वहाँ पे डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो आप कोई भी टायर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ अपना ESIC कार्ड दिखाना है, उनको अपना ID प्रूफ दिखाना है। वो वहाँ से RO में या BO में मेल करेंगे, जो भी उनको गाइडलाइंस दी हुई है, स्पेसिफाइड मेल ID आपको दी हुई है। वहाँ से अप्रूवल आते ही आपका जो भी बेनिफिट रहेगा वो कैशलेस वहाँ पे मिल सकता है। ओके, ओके, ठीक है। राजेंद्र पूछ रहे हैं, सर कैन यू शेयर प्राइवेट हॉस्पिटल लिस्ट? गूगल कर लो, गूगल करने पे टाइप हॉस्पिटल मैंने लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, टाइप हॉस्पिटल की लिस्ट आ जाएगी। और सैड बात यह है कि ये लिस्ट आपको कोई सर्चेबल फॉर्म में नहीं मिलेगी, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे नोटिफिकेशन की लिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको 7-8 नोटिफिकेशन में से आपकी पर्टिकुलर सिटी का कौन सा नोटिफिकेशन है वो निकाल के वहां से PDF में से ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक RTI भी फाइल की थी,
और उस आईटीआई से मैंने 2 स्टेट के, राजस्थान और महाराष्ट्र के सारे हॉस्पिटल टाई अप के उस समय, खैर पिछले साल की बात है, जब मैंने पूरा उसको हमारे वेबसाइट पे डाला था। लेकिन फिर लेकिन आप मजे की बात शुभम जानोगे, वो मैंने आईटीआई फाइल करी थी ईएसआई हेड ऑफिस में। ईएसआई हेड ऑफिस आल्सो डज नॉट हैव अ कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ ऑल द टाई अप हॉस्पिटल। उन्होंने मेरी आईटीआई को 56 जगह पे रीडायरेक्ट किया, अलग अलग रीजनल ऑफिसेज में। वहां से वो आरटीआई और रीडायरेक्ट करी गई कुछ 100 ब्रांच ऑफिसेज में। एंड लिटरली मेरे पास हर वीक पुलिंदा आता था अलग अलग जगह का, जिसमें एक पेज पे वहां उस सिटी के 6-7 हॉस्पिटल, टाई अप हॉस्पिटल का लिस्ट है, फिर एक और पुलिंदा आ रहा है, फिर एक पुलिंदा आ रहा है, अलग अलग सिटीज से ही है मेरे पास पुलिंदा आ रहे हैं। तो मैंने दो स्टेट का तो कोशिश करी, क्योंकि पहली बात बहुत वेट करना पड़ रहा है आपको, 6 महीने साल भर में ये सारी लिस्ट आ रही है, तब तक की पुरानी भी हो जा रही है। तो बट दिस इज अ सैड सिचुएशन, एंड आई गेस ईएसआई के आईटी डिपार्टमेंट को ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए। आईटी डिपार्टमेंट भी एकदम चेंज हुआ है। पहले इनका विप्रो से या किसी एक्सवाईजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से टाई अप था, तो वो पहले इनका आईटी मैनेज करते थे। फिर जब वो टाई अप खत्म हुआ, इन्होंने रिव्यू नहीं किया, उन्होंने खुद के लेवल पर आईटी देखना स्टार्ट किया, तो तब वहां से चीजें थोड़ी मिसमैनेज स्टार्ट हुई थी, बट वो लोग अभी इस पर काम कर रहे हैं। ओके, एंड आई थिंक उमंग लोग ईएसआई वाले कॉलम पे अभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पीएफ में बहुत इनको सक्सेस रेट शो हुई है, काफी एप्रिसिएशन मिला है इनको लोगों से। उमंग ऐप पे काफी लोग क्लेम देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, अपनी पासवर्ड देख पा रहे हैं, और जो भी कंपनी का स्टेटस है वो देख पा रहे हैं। उमंग ऐप पे अभी ईएसआई का ऑप्शन तो है, बट उसमें अभी इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वो उस पर वर्किंग प्रोसेस है। ठीक है, अनीता जी पूछ रही है, कैन अ फीमेल एम्प्लॉय नॉट मैरिड whose parents are unemployed, her grandparents and younger brother below 18 years can be added as dependent, yes or no? सी ग्रैंड पेरेंट्स का मैंने पर्सनली ऐसा कोई केस करवाया नहीं है, सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, बट पेरेंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं, आपके यंगर ब्रदर्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, अगर वो एज लिमिट से कम है तो आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंसी के लिए उसमें आपको फॉर्म दिया जाएगा जब उनका क्लेम पास कराएंगे, ईएसआई में तो आपको दिखा सकते हैं, बट रेफरल केसेस में आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक फॉर्म मिलता है, मैं ट्राई करूंगा वो फॉर्म आपको एक बार अवेलेबल कराने का जी। उस फॉर्म में एम्प्लॉयर से डिक्लेरेशन लेते हैं ये लोग कि आपके ये पर्टिकुलर जो फैमिली मेंबर है आप पे डिपेंडेंट है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम या तो निल है या पर्टिकुलर ये अमाउंट है, वो एम्प्लॉयर वेरीफाई करके उस फॉर्म पे आपको देता है, देन वो आपको सबमिट करता है इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। ओके, फिर ये क्वेश्चन आ रहा है 70% ऑफ ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे देखिए अभी के केस में ग्रॉस, ये आपको हर डिपार्टमेंट की अपनी सैलरी अलग है। ईएसआईसी के केस में आपको वो वेजेस देखनी है जो ईएसआईसी के, जिस पे आप ईएसआईसी डिडक्ट कर रहे हो, जिस पे ईएसआईसी डिडक्ट हो रहा है उसी वेजेस पर आपको बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल वॉशिंग अलाउंस पे ईएसआईसी आप डिडक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो ग्रॉस का तो हिस्सा होगा, लेकिन ईएसआई वेज का हिस्सा नहीं होगा। तो ये 70% ऑफ ईएसआईसी वेजेस है जो बेनिफिट मिल रहा है। राजेंद्र ने पूछा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से रिइंबर्समेंट का क्या प्रोसेस है। आई गेस अब हमने वो क्लियर कर दिया, इन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा था उसके बारे बाद ये क्लियर हो चुका है। ओके, एक क्वेश्चन है हॉस्पिटल, अब ये अगेन हम लोग इसमें शायद नहीं कर पाएंगे, बट जस्ट यूजर्स के बेनिफिट के लिए कैसी सिचुएशन हो सकती है। Many hospitals do not give emergency certificate, they have their monopoly, what can be done, is there any other way? अगेन ये सिचुएशन मेरे साथ, मैं तो पहली बार बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा करा ही नहीं हूँ। क्या शुभम आपके साथ ऐसी कभी सिचुएशन नहीं, ऐसी सिचुएशन हमारे साथ कभी नहीं आई है, बिकॉज़ हॉस्पिटल जनरली बहुत इन चीजों में हेल्पफुल रहते हैं। ओके, इमरजेंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने में हॉस्पिटल को कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज़ उसमें उनका कुछ अलग से एड ऑन कॉस्टिंग तो कुछ आ नहीं रहा, ना उन पे कोई लीगल एक्शंस लिया जा सकता है। आप इमरजेंसी केस में इमरजेंसी वार्ड में गए सबसे पहले, क्योंकि इमरजेंसी में जब आप जाते हैं आपको फर्स्ट इमरजेंसी वार्ड में रखा जाता है, देन आपको अलग ओपीडी या जनरल वार्ड जिसमें भी आपको आईसीयू में शिफ्ट करते हैं तब तक आपका चैनल रहता है इमरजेंसी वार्ड टू अदर वार्ड्स। अगर वो एम्प्लॉय वो पर्सन इमरजेंसी वार्ड में गया है तो उनका राइट बनता है वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट उसको इशू क्लेम कर सकता है। ठीक है, ओके, ये भी एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है सर, कि अगर कोई एम्प्लॉई वो अपनी ओरिजिनल डिस्पेंसरी से दूर रहता है और आसपास, घर के आसपास कोई और डिस्पेंसरी नहीं है, तो उस केस में क्या करें? क्योंकि अगेन डिस्पेंसरी का नंबर भी आप मान सकते हो कि देयर आर प्लेसेस जहां पे आपके 20-20 किलोमीटर तक डिस्पेंसरी नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? कुछ सॉल्यूशन है? आई गेस कुछ नहीं कर सकते। सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं है, आप बस आपके नियर बाय डिस्पेंसरी में जाके एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं वहां अवेलेबल नहीं हूं, तो उनका अगर उस डिस्पेंसरी से कोऑर्डिनेशन रहता है, मेल और पता है,
वहाँ पे जो head है वहाँ पे आपके डिस्पेंसरी के सीनियर डॉक्टर है, अगर वो वहाँ से उनको लाइक कम्युनिकेशन रहता है प्रॉपर, तब उस केस में आप कर सकते हैं। वो डिपेंड भी करता है आपकी मेडिकल कंडीशन कितनी सीवियर है। ठीक है। अ, ठीक है। एक केस आ रहा है कि जो कार्ड है वो एम्प्लॉय ने साइन वाइन वगैरह नहीं करा के रखा था, एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद वो बेनिफिट कैसे लेगा, क्योंकि उसके पास एम्प्लॉयर ने वो कार्ड ही नहीं दिया या साइन नहीं करवा के दिया हुआ है। देखिए बिना उसके तो बेनिफिट आप क्लेम भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये कार्ड इज बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ड इज मैंडेटरी, अपने सारे एम्प्लॉय को कार्ड देके ही रखना है। there are no dispensary does not get okay. Establishment is in implemented area and employee working in a non-implemented area and there is no dispensary, then employees does not get ESIC benefit. ऐसा होता है क्या सर? सर अभी मेजॉरिटी नॉन इम्प्लीमेंट एरिया तो खत्म ही हो चुका है। बहुत रेयर केस में आपको नॉन इम्प्लीमेंट एरिया मिलेगा, एंड आई डाउट कौन से स्टेट से सर का क्वेश्चन है, बिकॉज जितनी मेरी नॉलेज है अभी लास्ट ईयर जब नोटिफिकेशन आया था, इनफैक्ट अभी वेजेस कोड में भी आई थिंक इम्प्लीमेंट एरिया नॉन इम्प्लीमेंट एरिया को हटाने का भी इसमें प्रोविजन वेजेस कोड जो नए आ रहे हैं मैसेज कुछ है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर। ओके, तो अब मेरे ख्याल में कोई ऐसे नॉन इम्प्लीमेंटेड एरिया बच नहीं रहे। 1.5-2 साल पहले तक की मेरी जैसे राजस्थान वाला अपना केस पकड़े तो ऐसे में मेरे ख्याल में 5 साल हो गए जब कुछ एरियाज जो बाड़मेर और जैसलमेर कुछ एरिया से 2016 के आसपास मेरे ख्याल में सभी को कवर कर लिया था। सितंबर 16 में उनको कवर कर लिया। उस टाइम पे उनको कवर करने के बाद एक बेनिफिट भी दिया था कि आप 4% वाला पे करेंगे। राइट। 2019 तक या 20 तक का मेरा ये नॉलेज है। जैसे मैं सूरत में मेरे कंसल्टेंट है, उन्होंने बताया कि इनफैक्ट सूरत सिटी में देयर आर प्लेसेस जहाँ पे ESIC नहीं लगता है और देयर आर प्लेसेस जहाँ पे ESIC लगता है। तो many people open their industries in those places जहाँ पे ESIC नहीं लगता है। तो ऐसा वहाँ पे था। अब मेरे ख्याल में वो सिचुएशन हट गई होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है कि कंप्लेन कहाँ लॉन्च करें। तो इस पर्टिकुलर केस में दोस्तों आप ESIC की वेबसाइट पे जाएंगे तो राइट में आपको CP ग्राम्स करके लॉन्च अ कंप्लेन ऑप्शन मिलेगा। ये ESI का कंप्लेन पोर्टल नहीं है, ये सेंट्रल कंप्लेन पोर्टल है एंड मैंने इसको यूज किया है। इट इज वेरी इफेक्टिव और तुरंत आपके पास रिस्पॉन्स आता है। आप ये जो कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं ये आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास दर्ज हो रही है। सेंट्रल मिनिस्ट्री से तुरंत मेल जाता है जिस डिपार्टमेंट में आपने कंप्लेन दर्ज करी है एंड वहां से आपके पास फोन आ जाएगा या आपके एम्प्लॉयर के पास फोन आ जाएगा, अगर इस और ऐसा ऐसा हो गया आप तुरंत इसको रिजॉल्व करिए। तो वो वेरी इफेक्टिव है। इसमें आप अगर आपके जी आप कुछ बोल रहे हैं? वो लोग प्रॉपर्ली फॉलो अप लेते हैं इन सब चीजों को लेकर टाइम टू टाइम। जैसे आपने भी कभी कोई केस का इसमें लिया होगा तो, एंड इसमें मैं एक चीज पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूंगा, आपकी लास्ट वीडियो में भी मैंने कमेंट्स देखे थे कि काफी लोग कह रहे थे कि हमारा PF क्लेम डिले हो रहा है, ESI क्लेम डिले हो रहा है। जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, मेरे काफी नोट बिकॉज हम लोग इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ पे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं हमारे स्टाफ से। तो काफी स्टाफ भी कोविड की इसमें अभी बीमार चल रहे हैं, तो वो लोग अभी वहाँ अवेलेबल नहीं है टू परफॉर्म देयर वर्किंग्स। तो इस रीजन से भी काफी चीजें डिले रह जाती हैं एंड थोड़ा बहुत एक ह्यूमन ग्राउंड पे हमको भी एक लेवल पे थोड़ा एक वो रखना चाहिए कि हम इस चीज़ों पे कंप्लेन, जैसे एक वीक भी अगर हुआ है तो हम कंप्लेन एकदम फाइल वगैरह ना करें, थोड़ा टाइम अपन उनको भी ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स मेरे हिसाब से देना चाहिए। बाकी चीज़ें ठीक है, नहीं वेल सर। तो शुभम, इफ आई एम मिसिंग एनी पॉइंट ऑन सिकनेस बेनिफिट, कैश बेनिफिट, रीइंबर्समेंट बेनिफिट आप बताइए और उसके बाद आई गेस वी विल मूव ऑन टू मैटरनिटी। कोई पॉइंट मिस हो जाए जस्ट नीड टू श्योर ऑन द चार्ज। नो प्रॉब्लम या ओके। तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज 3 टॉपिक्स राइट? रीइंबर्समेंट, कैश, सिकनेस, मेडिकल, ये सारी चीजें कवर है अपनी। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं मैटरनिटी की तरफ। और ये एक्चुअली आपने ये केस पर्सनली हैंडल किया, ये केस पूरा के पूरा, तो आप इसका प्रोसेस बताइए। और इसमें आपने मुझे जो कार्ड भी बताया वो भी मैं जब आप बताएंगे तब मैं शो करूंगा। पर्सनली सर मैंने सर ये केस नहीं, मैं कोशिश ये करता हूँ हमारे यहाँ कोई भी क्लाइंट का IP है अगर वो जा रहा है उसे मेंटली स्ट्रेस रहता है, बिकॉज लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो पहले चलती आ रही थी ESI में, पहले प्रोसेस था तो टाइम बहुत डिले लगता था, भीड़ होती थी, मैनुअल प्रोसेस था, बट ESI भी टाइमली अपने आप को अपडेट कर रहा है चीज़ों को लेके। बट एक
बात फैली हुई रहती है लेबर्स के मंच में कि हमें ईएसआई नहीं जाना। ये चीज़ मैंने तब से फेस की थी। मेरे ऑफिस के सामने ही एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का, सारे मेजॉरिटी केसेस वहीं पे आते हैं। तो मैंने मेरे एक क्लाइंट के स्टाफ को देखा, वहाँ रिकग्नाइज कर लिया, यार तुम यहाँ पे कैसे आए हो, तुम्हारा तो ये सही से करता है। बोला मेरे यहाँ चोट लगी, मेरे को एमआरआई करानी है, बट यहाँ 6,000 को मेरे को कैश प्लीज दे सकते हो क्या? मैंने कहा जब तुम्हारा ईएसआईसी कट रहा है तो तुम ईएसआईसी में एमआरआई क्यों नहीं कराते, यहाँ पे 6,000 रुपये खर्चा क्यों कर रहे हो? नहीं सर कि वहाँ टाइम लगेगा, भीड़ बहुत होती है, ये बहुत होता है। तो सिंस दैट डे मैं उनके साथ गया, वहाँ पे मैंने खुद ने पर्सनली फील किया कि मतलब पूरा प्रोसेस देखा कि क्या होता है क्या नहीं होता। देन उसको समझाया कि तुम्हारे वहाँ 4,000 रुपये लगे, तुम्हारी एक दिन की छुट्टी कटेगी, बट तुम्हारे वो 4,000 फ्री में वहाँ पे ट्रीटमेंट रहेगा। एक दिन की छुट्टी का कितना पैसा कटा तुम्हारा? 500 रुपये 600 रुपये पर डे जो आपकी वेजेस रहती है, बट आपके बाकी के 3,500 रुपये सेव भी तो हो रहे हैं वहाँ, जो आप एक प्राइवेट में दे रहे हो, जो कि रिम्बर्स भी नहीं होंगे बिकॉज आप पर्सनली खुद जाके बिना प्रिस्क्राइब टेस्ट करवा रहे। सही बात है। तो तब से मैंने काफ़ी केसेस में खुद पर्सनली जाना स्टार्ट कर दिया इस चीज़ों को नॉलेज ग्रैब करने के लिए कि हाँ क्या रहता है क्या नहीं होता। उसी तरह से एक मर्टर्निटी बेनिफिट था, मेरी फ्रेंड की वाइफ का पहला केस था, उसमें मैं काफ़ी मतलब इसमें इन्वॉल्व था कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे क्या टाइमिंग चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो अपन इस पे स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, या बिल्कुल। मर्टर्निटी बेनिफिट में भी इनिशियल प्रोसेस सेम ही रहता है। आपको अपना ईएसआई कार्ड लेके डिस्पेंसरी जाना है, वहाँ पे वो आपको मॉडल हॉस्पिटल या जो भी आपके मॉडल हॉस्पिटल रेफर करेंगे वहाँ पे। अगर आपके एरिया में मॉडल हॉस्पिटल नहीं है तो वहीं पे वो आपका मर्टर्निटी वार्ड या जो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करेंगे उस बेसिस पे। एंड जैसे मेरे केस में, हमारे केस में हमें मॉडल हॉस्पिटल रेफर किया था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास उसी पर्टिकुलर केस को लेके हैं। ठीक है। डिस्पेंसरी से आपको ये स्लिप मिलती है जब आप फर्स्ट टाइम वहाँ पे दिखाते हैं, वो डॉक्टर आपको मॉडल हॉस्पिटल शो रेफर करता है। आई थिंक मैंने आपको इसके स्क्रीनशॉट भी दे रखे हैं। जी हाँ, ये वाला जैसे अपने इनिशियली भी दिखाए थे। ओके, नहीं जो अपने पहले एक दो बार शो किए ना, ये हाँ ये पहली स्लिप डिस्पेंसरी में कटती है। इसमें वो आपको रेफर लिख के देते हैं, इसमें नीचे लिखा हुआ है रेफर टू ओपीडी ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल। नीचे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो उसमें आपको मॉडल हॉस्पिटल जाना होता है ये स्लिप लेके। वहाँ पे आपको देन नेक्स्ट ये वाली स्लिप ओपीडी वाली आपको गायनो जो अभी आपका डिपार्टमेंट है वहाँ पे दिखाते हैं। देन फर्स्ट डायग्नोस के बाद आपको एक येलो कार्ड मिलता है, ये मैंने दिखाया है। हाँ, ये येलो कार्ड एक तरह से हेल्थ बुक या हेल्थ रिकॉर्ड होता है उस लेडी के लिए जिनको मॉर्टिनिटी बेनिफिट्स या ट्रीटमेंट अपने को ईएसआई में बिल्कुल अवेल करना है। जी ठीक है। इसमें आपकी डेली जो भी जब भी आप विजिट करेंगे आपकी डेली टाइमिंग से होते हैं कि आप इस टाइम पे हाँ 2 पेज का है। फर्स्ट में तो आपकी नॉर्मल डिटेल्स रहती है, क्या क्या आपकी इनिशियल डायग्नोसिस है, इसमें डेट आ जाती है कि आपकी इस डेट में क्या कॉम्प्लिकेशन रही, आपकी पूरी एग्जामिनेशन नोट होती है, आपका बीपी कितना था, आपका ब्लड का वो चीज़ें क्या थी, वो टेस्ट होता है तो वो भी वहीं नीचे टेस्ट होता है। सॉरी, फर्स्ट पेज पे इन्वेस्टिगेशन वाला पेज है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में आपके जो टेस्ट अगर डॉक्टर लिख के देती है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स इसमें नोटेड होती हैं ताकि आपका पूरा एक हेल्थ बुक बन जाती है। ओके। एंड इसी को आपको लाइक एज अ हेल्थ बुक मेंटेन रखना है, तो जब भी आप नेक्स्ट ईएसआई जाएं तो आपको ईएसआई कार्ड और एक हेल्थ कार्ड लेके जाना है। ठीक है। ताकि आपकी नोटिंग इसमें होती रहती है, तो जब भी आपकी ड्यू डिलीवरी होती है तो वहीं पे फिर आपका यूएसआई में भी डिलीवरी होती है। एंड कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई जिससे हमारी नोन के केस में हुई थी तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। एंड कॉम्प्लिकेशन के केस में वही आप इमरजेंसी का रूट लेते हैं क्योंकि आप इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल में गए हैं, तो वही जो रिम्बर्समेंट का प्रोसेस है वही प्रोसेस सेम इसमें रहेगा रिम्बर्समेंट का। ओके। डिलीवरी एक्सपेंसेस आपको मीट आउट करने के लिए, बट जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सभी केसेस में सीजीएस रेट पे अप्रूव होते हैं। जैसे कि आपने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जो भी ईएसआई में मेडिकल रेट्स होती हैं चीज़ों को लेके वो उसी रेट्स पे आपके एक्सपेंसेस अप्रूव होते हैं। ठीक है। और इसमें जो लीव वाला सॉरी हाँ, ईएसआई में सारी चीजें ईएसआई में सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल रहती हैं। फॉर एग्जांपल ये सोनोग्राफी का केस था, आपकी सोनोग्राफी भी वहीं पे मेंशन रहती है, मतलब मशीनरीज अवेलेबल हैं। देन जब भी आप जाते हैं सोनोग्राफीज वगैरह आपको दी जाती हैं, देन वही लेके आप ऊपर अपने डॉक्टर को दिखा के चेक करवा सकते हैं।
एंड वो ठीक चीज़ है, आपकी हेल्थ रिकॉर्ड में मेंटेन होती है। परफेक्ट। और इसमें जो 26 वीक की लीव का पैसा है उसके लिए कैसे एप्लीकेशन करनी पड़ती है? उसके लिए एप्लीकेशन आपको आपके ब्रांच ऑफिस में जाना रहता है, ये हम्म। येलो कार्ड वगैरह लेके कि आपकी ड्यू डेट ये है। हम्म। उसके बेसिस पे आप 3 मंथ्स के ड्यू डेट से पहले अवेल कर सकते हैं, ठीक या है। फिर एंड में कंप्लीट 6 मंथ्स का इकट्ठा ले सकते ठीक है। हैं। बट ठीक उस है। कंडीशन में आप वहाँ पे वर्किंग नहीं करने, आपकी वर्किंग नहीं होनी चाहिए, आप लीव पे ही होनी चाहिए। क्योंकि ठीक है। काफ़ी केसेस में वो लोग वेरीफाई करते हैं कि वो जो हम्म। 6 मंथ की छुट्टियों का पैसा दे रहे हैं, उस हम्म। ड्यूरेशन में आपने वहाँ एम्प्लॉयमेंट में वहाँ काम करा है कि नहीं करा, वो चीज़ बाद ठीक में है। वेरीफाई होती है। परफेक्ट, परफेक्ट। ओके। तो हाँ, तो ये इस हिसाब से अपन ने वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नाउ अगर और कुछ क्वेश्चंस हैं, देयर आर कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। आई आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, जैसे हमारे यहाँ पे इनफ हॉस्पिटल नहीं है, कैन वी रिक्वेस्ट फॉर न्यू हॉस्पिटल? आप मेल वेल डाल के रख लो, बट ये वाली चीज तो हमारे उससे बाहर है। अभी हमारा काम केवल इतना है कि हम आपको प्रोसेस बता सकते हैं कि अभी ये सिचुएशन है, ऐसे ऐसे आपको करना है, और उस तरह से हमने अपने तरफ से सारी चीजें आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर। ओके, ओके, ये वाला क्वेश्चन, ये अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट वी कैन आंसर। कॉन्ट्रैक्टर रैन अवे एंड ईएसआई नॉट डिपॉजिटेड फ्रॉम लेबर सिंस 2 मंथ्स, हाउ टू डिपॉजिट दैट ईएसआई? तो इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयज का भी ईएसआई और पीएफ जमा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को इंश्योर करना पड़ता है। और एक्ट उसे ये पावर देता है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर का बिल रोक के वो उन एम्प्लॉयज का ईएसआई और पीएफ कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे जमा करा सकता है। शुभम, करेक्ट है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं और एडवाइस भी यही करते हैं कि हर मंथ के एंड में जब कॉन्ट्रैक्टर का बिल आता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास, तो सारे हम डॉक्यूमेंट्स उनसे मंगवाते हैं, ईएसआईसी का चालान, ईसीआर फाइल, जो ईसीआर स्टेटमेंट होता है, वो वेरीफाई करते हैं कि वो पर्टिकुलर जो लेबर एम्प्लॉयज हमारे यहाँ प्रीमाइसेस में आ रहे हैं, उनका उन्होंने कंट्रीब्यूशन पे किया है कि नहीं किया है। जब तक कंट्रीब्यूशन पे नहीं होता है, हम बिल अप्रूव नहीं करते। परफेक्ट, परफेक्ट। इस तरह से बाउंडेशन रहती है कॉन्ट्रैक्टर पे कि उसको प्रॉपर कंप्लायंसेस फॉलो करनी है। ओके, ओके। तो ये हुआ ओवरऑल एक ईएसआई बेनिफिट का खाका। देयर कैन बी केसेस, तो देखो इसमें जो जो लास्ट समय मैंने एम्प्लॉय से बात करी, मेन जो दिक्कत आती है उन्हें ये प्रोसेस नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल, उन्हें ये नहीं पता होगा कि अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल में गए हैं तो इमरजेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, उन्हें डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट चाहिए, उन्हें एम्प्लॉयर के साइन चाहिए अपने आईपी कार्ड के ऊपर। ये सारे जब केसेस हो जाते हैं तो उनको मल्टीपल चक्कर लगाने पड़ते हैं पहले, या उनको ये नहीं पता होता कि रीइंबर्समेंट 3 ही दिन खुलता है, उन्हें डिस्पेंसरी का टाइम नहीं पता होता है, वो दोपहर में 4 बजे 3 बजे डिस्पेंसरी पहुंच गए, बोले कल आना। इस तरह की चीजें हो जाती है। संडे को पहुंच गए, शाम को डिस्पेंसरी में बोलेंगे कल आना। तो अगर आपको पूरा प्रोसेस पता है तो होपफुली आपको ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, 1 या 2 बार में आपका काम हो जाने की उम्मीद है। और शुभम, कितना टाइम लगता है पेमेंट आने में एक्चुअल बैंक में? सर देखिए, अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करूं, तो अगर आपका बिलिंग अमाउंट कम है, क्योंकि इनके पास भी बजट्स की इश्यूज रहते ही हैं, ठीक है। अगर आपका अमाउंट से 50,000 तक का ही है, तो रफली ये 1 to 1.5 मंथ्स मैक्स टू मैक्स ठीक है। आपका केस होता है। ठीक है। एंड अगर बिलिंग अमाउंट ज्यादा है, उनमें क्रॉस क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है, बिकॉज वो लोग भी एक बिल वेरीफाई करते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करते हैं, तो उस केस में रिक्वायर्ड था भी कि नहीं था, वो चीज़ें भी वेरिफिकेशन होती हैं। तो उसके बाद वो जो भी रेट्स होती हैं, वो रेट्स भी चलाते हैं, वो एक लेंदी प्रोसेस है उनको भी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बिल्स ज़्यादा होते हैं, अमाउंट ज़्यादा है, तो उस चीज़ में तो सारे एक एक चीज उनको चेक करनी पड़ेगी सीजीएस रेट्स के साथ एंड साथ ओके। तो बिकॉज जनरली गलती 1.5 से 2 महीना लग सकता है। हाँ। तो गलती से कोई अमाउंट अप्रूव हो भी जाता है और कल हम्म। को क्रॉस ऑडिट में पकड़ में आता है कि ये गलत है, तो वो क्लेम भी करते हैं। ओके, गॉट इट। ठीक है। अब ज्यादा 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, ये आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, हम भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो 10 दिनों वाले जो केस में जो होता ही है यार, बहुत बार होता है, उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करते हो? क्योंकि हमने कई बार उसमें साथ जो नोटिस भी आता है, वो नोटिस हम लोग फिल करके दे देते हैं, उसके बाद भी उस पर या तो कुछ एक्शन ही नहीं होता है, बहुत टाइम तक कुछ भी आगे प्रोसेस नहीं होता है, फिर आप भूल भी जाते हो कि ऐसा कुछ हुआ है, फॉलो अप कर रहे हो, या
अगर आप एक या दो एम्प्लॉय है तो आप कर भी सकते हो, जब ये हंड्रेड्स में चली जाती है लिस्ट तो डिफिकल्ट हो जाता है कौन सी कंपनी में कौन सा था। आप इस प्रोसेस को कैसे स्ट्रीमलाइन कर रहे हो? सर हम लोग देखिए प्रॉपरली फॉलो करते हैं, हमें करना पड़ता है बिकॉज हमारे पास और भी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज गलती हमारे पार्ट में हुई है, हमें 10 दिन के अंदर उस एम्प्लॉय को एनरोल करना ही था। 99% केस में हम लोग सेम डे एनरोल करते हैं जिन क्लाइंट्स का हम लोग देखते हैं। कभी रेयर आगे से कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया या आगे से डेटा प्रॉपरली नहीं आया या कुछ डेटा में डिले है, कभी हो जाती है। उस केस में हमें फिर वही जो प्रोसेस फॉलो करें ऑफिस में जाके वहाँ सबमिट करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, तो हम प्रॉपरली वीकली बेसिस पे फॉलो अप लेते हैं एंड हम पीछे पड़ जाते हैं कि कंपनी ये अप्रूव करके दीजिए। इस कोई कमी है तो आप बताइए, हम डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल करके दें। कोई कमी नहीं है तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है अप्रूव करने में? ओके, सेकंड 42 डेज वाले केस में जब कई लोग नहीं जमा कराए चालान, उस पर्टिकुलर केस में या चालान बनवाए नहीं, उस केस में आप क्या उनको सजेस्ट कर रहे हो अभी कि पुराना पैसा एडॉक चालान बना के सप्लीमेंट्री चालान बना के जमा करा दें, या फिर आप उनको बोल रहे हो अभी वेट करो देखते क्या होता है? नहीं सर, हम लोग देखिए पेमेंट के केसेस में वेट का तो एडवाइस नहीं, हम लोग एडॉक चालान बना के उसके बेसिस पर जो भी आपकी सैलरी शीट्स हैं और जो ईएसआई रिपोर्ट्स बनती हैं आपकी, जिस बेसिस पर आपने ईएसआई का अमाउंट पे किया है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप अपने लोकल ऑफिस में जाके वहाँ पे सबमिट कर दीजिए, जो भी आपके ईएसआई हेड ऑफिस में सबमिट कर दीजिए, सो दैट वहाँ पे एक रिकॉर्ड वैलिड सबमिट हो जाए। इस मंथ में इतने एम्प्लॉयज का हमने इतना ईएसआई काटना था, हमसे डिले हो गया तो हमने एक सप्लीमेंट्री चालान पे करके छोड़ रखा है, लेकिन उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन अप्रूव नहीं हुई। तो ऑडिट के टाइम पे अपने को समझाना इजी रहेगा एंड हो सकता है कि जो अपना लेट फाइन पेनल्टीज लगेगी उसमें पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि अपना थोड़ा उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए वो पुराना वाला, पॉसिबिलिटीज है उसके अंदर, पॉसिबिलिटीज है। तो ये दोनों प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं इट्स लाइक एम्प्लॉयर के हेडेक बढ़ाने वाले हैं। और ठीक है 10 डेज वाला इज अ गुड रूल विच शुड बी फॉलोड, बट आप प्रैक्टिकली मानोगे कई सारी फैक्ट्रीज में या जहाँ 2-3 हजार एम्प्लॉयज है, नहीं इतना सिस्टमेटिक होता वहाँ पे, एचआर इतना नहीं सिस्टमेटिकली काम करते, उनको खुद को ही नहीं पता चलता कौन आदमी आके काम करने लग गया है, और महीना खत्म होता है जब सैलरी देनी होती है तब उनको पता चलता है अच्छा ये आदमी हमारा जुड़ चुका था। तो ये केस उनके लिए डिफिकल्ट हो गया। मतलब उल्टा है, जो बड़ी यूनिट्स है जहाँ पे 2-2 हजार लेबर्स होती हैं, एम्प्लॉयमेंट होता है, वहाँ पे नियम ये रहता है कि आप फैक्ट्री में एंटर तब होंगे जब आप अपना ईएसआई कार्ड देंगे। तो ये आप जयपुर जैसी सिटी की बात करें जहाँ थोड़ा सिस्टमेटिक काम चलता है, आप जैसे पाली जैसी सिटी में जाइए जहाँ पे पाली में यूनिट्स है, मेरे पास पाली में भी यूनिट्स है। पाली में आप यूनिट्स देखोगे ना, मतलब वहाँ पे यूनिट में कोई पता नहीं है, ना गेट में सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ भी नहीं होता है, कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है कोई सिस्टम नहीं है, और बड़ी बड़ी यूनिटें चल रही है। हो सकता है कुछ सिस्टमेटिक यूनिट, और इतना अगेन डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयर। अरे बाप रे, क्वेश्चन बहुत सारे और आ गए हैं। ओके ठीक है, ये 10 डेज वाला क्वेश्चन तो अभी आपको समझ आ गया कि ये डिपार्टमेंट हो गया है, हाउ टू अवेल ईएसआई। अच्छा, हाउ टू अवेल ईएसआईसी बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट, देयर इज अ स्कीम, इसका आपको आइडिया है क्या? रिटायरमेंट के बाद में आपको एनुअली 160 या 140 समथिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट अमाउंट, समथिंग 200 के बिलो ही है, वो आपको एनुअल पे करना होता है। उसमें आप आपके फैमिली डिपेंडेंट्स ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर के बेनिफिट्स ले सकते हैं, बाहर के बेनिफिट्स आप अवेल नहीं कर सकते जो कि रिइंवेस्टमेंट वाले होते हैं। तो ये रिटायरमेंट मतलब वो पर्सन कभी भी ईएसआई का मेंबर रहा और 58 का हो गया तब ये बेनिफिट ये मिलेगा, या किस केस में मिलेगा? ये ईएसआई का मेंबर रहा हो, रिटायर हो गया हो, वर्किंग नहीं कर रहे हो, लेकिन वर्किंग भी कर रहे हो ऐसी जगह पे जहाँ ईएसआई की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ ईएसआई नहीं लगा हुआ, वहाँ पे उन्होंने खुद की कोई शॉप खोली है, किसी शॉप पे कहीं शोरूम खोले, कुछ काम खुद के कुछ काम स्टार्ट कर रहे हैं, बट उनको ईएसआई का बेनिफिट चाहिए, तो वो खुद पर्सनली जाके वहाँ पे अपने ब्रांच ऑफिस में अपना ईएसआई कार्ड दिखा के ये अमाउंट पे करके वो अपने बेनिफिट, बट वो सिर्फ ईएसआई के अंडर के ही बेनिफिट्स ले सकते हैं, बाहर के जो बेनिफिट्स रहते हैं जो रेगुलर होते हैं वो उनको नहीं मिलते। ठीक है, ओके एक क्वेश्चन है कि एम्प्लॉई अपना प्रीवियस आईपी नंबर कैसे पता कर सकता है, कोई इजी तरीका है क्या? इजी तरीका है, क्योंकि अभी जैसे ईएसआई की साइट पर आपको बैंक डिटेल्स डालनी होती है, मोबाइल नंबर डालना होता है, वो तो अभी बहुत रिसेंट शुरू हुआ है, तो वो 2 बार ही आप उसको ले सकते हैं, उसके बाद वो ओटीपी लेगा मोबाइल के केस में, और बैंक के केस में आपको एरर दिखा देगा कि ऑलरेडी इनरोल्ड है इन आईपी।
ठीक उस है। केस में आईपी को किसी भी लोकल ऑफिस जाना होता है, वहां पे अपनी बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और एक आईडी कार्ड ये लेके जाना होता है। तो अपने सिस्टम पे रिकॉर्ड में चेक करके जो भी चीज आपके प्रीवियस एम्प्लॉय ने अपडेट करी हुई है, उसके बेसिस पे सर्च करके अपने सर्वर से वो निकाल के आपको आपका ईएसआई नंबर प्रोवाइड करा देगा। ये तो दिक्कत हमारे बेसिकली साथ ऑनलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन नहीं है, ये आपको ऑफलाइन जाके वहां पे डिपार्टमेंट से पता करना पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, एक फॉर्म है ESIC 37B। 37B के बारे में पूछ रहे हैं कोई। 37B में एक मिनट देखता हूँ कौन सा फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। 37B, इसका आपको आइडिया है क्या? मैं भी सर एक बार पुनर्नियोजित निरंतर नियोजन का प्रमाण पत्र। रुकिए मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये एक सेकंड आप मुझे दीजिए, मैं इसको स्क्रीन पे शो करता हूँ। जस्ट चल रहा है। ये देखिए, ये वाला फॉर्म ये है 37B। इसके अरे यार बैक बैक ठीक है। ये फॉर्म मैंने भी, ये कई बार यूज आता है ये फॉर्म, इसके बारे में आप थोड़ा सा। इसके बारे में अपनी बात लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था इस फॉर्म के बारे में। कुछ केसेस में क्या होता है, डॉक्टर कुछ जो मॉडर्न हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट के लिए ये फॉर्म यूज करते हैं। ये पहले टीआईसी के साथ में ही मिला करता था, अभी भी टीआईसी के साथ में ही मिलता है। जो अपन ईएसआई कार्ड डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद ऊपर एक लिंक आता है मेडिकल एक्सेप्टेंस कार्ड का। ठीक है। वो जनरली लोग मिस कर जाते हैं बिकॉज लोग सिर्फ अपना ईएसआई कार्ड ही डाउनलोड करके प्रिंट करके दे देते हैं। ऊपर एक अलग से मेंशन लिंक होती है इसका एक्सेप्टेंस कार्ड का, वरना ये ब्लैंक काफी लोग रखते हैं और उसकी फोटोकॉपी करा के दे देते हैं। एंड अगर साथ में नहीं भी होता है तो भी आप रिक्वेस्ट करके अपने डिस्पेंसरी से इसको ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स के ही काम में आता है, या वहाँ पे जाके जो ट्रीटमेंट ले रहे हो उसकी रिक्वेस्ट करेगी, मतलब जो डिटेल्स। अभी इसका काफी कम केसेस में यूज करते हैं, बट जो ट्रीटमेंट जैसे ऑपरेशन वगैरह हो गया, कोई सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट हो गया, उस केस में काम आता है। नॉर्मल केसेस में काम नहीं आता। अच्छा, एक और कोई फॉर्म होता है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ। अगर आपका आईपी किसी दूसरी स्टेट में, आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले रखा है और दूसरी स्टेट में काम करने गया है, तो उस केस में भी उसको एक फॉर्म दिया जाता है। जैसे राजस्थान का आपका नंबर है और अभी वो उसको महाराष्ट्र में 2 महीने प्रोजेक्ट है, तो उसको एक कार्ड दिया जाता है। उसका क्या नाम है अगर आपको याद हो तो? सर मेरे को ऑनेस्टली नाम तो याद नहीं, बट मेरे पास वो फॉर्म है। एंड उसी को लेके बीच में एक नोटिफिकेशन भी आया था, अगर ऐसा कोई केस होता है तब आपको उस फॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे नोटिफिकेशन था, बिकॉज काफी लोग एकदम से लॉकडाउन लगा था, काफी लोग कहीं ट्रैवल कर रहे थे, वहीं के वहीं रुक रहे थे, या अपने घर पे गए हुए छुट्टियों में तो वहीं स्टे हो गए थे। उस केस में अदर स्टेट में है, तो उस टाइम पे तो उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, स्पेशली कोविड के केस में। बट जनरली ये चीज होती है। मैं वो फॉर्म ट्राई करूंगा आपको भी, बिकॉज अभी हम लोग फॉर्म्स मेरे पास अभी घर पे रेडी अवेलेबल है। सही बात है। तो अगर वो पता चलेगा तो वो पता तो चल ही जाएगा, अभी गूगल कर लेंगे तो पता चल जाएगा। बट देयर इज अ फॉर्म जो अगर आपका आईपी किसी और स्टेट में जाके काम कर रहा है तो वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। नंबर विल बी इनएक्टिव। ओके, अगर कोई एम्प्लॉय 1 महीने की छुट्टी पे चला गया है, और होता है, मतलब वर्कर्स जनरली ले लेते हैं 1 महीने, होली पे, दशहरे पे छुट्टी ले लेते हैं 1 महीने की, तो क्या उसका आईपी नंबर एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव हो जाएगा? उसका आईपी नंबर, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, जैन टू जून वाले ड्यूरेशन तक उनका आईपी नंबर एक्टिव रहेगा। वो उस ड्यूरेशन के बीच में नेक्स्ट 6 मंथ्स तक बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, और आईपी नंबर हमेशा एक्टिव रहता है। ओके, तो इस केस में अगर उसका 78 डेज से ज्यादा का बेनिफिट है, तो 6 महीने में तो टोटल 180, और उसमें से संडे हटा भी दो तो 150 दिन वर्कर फैक्ट्री चलती है, उसमें से 78 डेज अगर उसका बेनिफिट और 1 महीने से छुट्टी भी ले रखी है, तो भी उसे वो बेनिफिट के लिए नेक्स्ट बेनिफिट पीरियड में एलिजिबल रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। IP is diagnosed with cancer. He has taken treatment from private hospital. During this treatment, he was on leave for more than 1 month. Can he avail the reimbursement and salary benefit? इसमें देखिए, प्रॉपर 1 महीने का डायग्नोसिस हॉस्पिटल के अंदर रह के अगर हुआ है, तब तो उसका आपको जब फिट हो जाते हैं, जब भी आप नॉर्मल डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से, तो डिस्चार्ज होने के 1-2 दिन बाद आपको डिस्पेंसरी में जाके छुट्टियों की स्लिप कटवानी है, जो अपन ने स्टार्टिंग में शो की थी सर, 7 डेज वाली, उसमें वो उस पूरी ड्यूरेशन की स्लिप आपको काट के देते हैं। ओके,
या अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ऑनगोइंग बेसिस पे, आपको वीकली जाके कीमो करवाना है, कुछ करवाना है, उस ड्यूरेशन में वही आपको 7 डेज पे जाके छुट्टियों की स्किप करवाना है। परफेक्ट। तो यस, तो क्वेश्चंस भी सारे हो गए। अब कोई क्वेश्चन आएंगे तो मेरे से पूछ लेना बाद में, और अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं शुभम से पूछ के जरूर आपको बताऊंगा। बट ओवरऑल इट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू लर्न, लॉट ऑफ प्रोसेसेस टू लर्न, एंड आई होप इससे और नहीं तो कुछ एम्प्लॉयज का भला होता है, तो हमारा ये 1.5 घंटे का सेशन बड़ा फायदेमंद रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी एचआर, जितने भी कंसल्टेंट ये वीडियो देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट करने के लिए है। आप सेंटर पॉइंट हो, हम लोग ने दोनों ने कोशिश करी कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। अब आप 300 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इससे और 30,000 लोगों को बेनिफिट दें। अब क्योंकि जो वर्कर है वो ये शायद ये प्रोसेसेस नहीं समझ सकता, उसको वो इंग्लिश के शब्द भी नहीं आएंगे कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, इमरजेंसी सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए चाहिए। उसको तो यही पता चलता है मेरे पास एक कागज है, ये मैंने और कागज मिली हो सा, मारवाड़ी में हमारे ये बोलता है हमारे पास तो ये सही कार्ड ऐसा और है, बताओ कहीं करना। तो उसे इतना ही पता रहेगा, आपको उसकी मदद करनी पड़ेगी ये बेनिफिट दिलवाने के लिए। मैं इस पे कोशिश करूंगा कि आज जो हमारा डिस्कशन हुआ है इस पे एक समरी बना के, इसका एक ब्लॉग या इस तरह से, और उसके साथ ही जो जो हमने फॉर्म्स बताए हैं उसकी ब्लैंक कॉपीज अटैच करके मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। आई टेक हेल्प फ्रॉम शुभम, बट इट वाज अ वंडरफुल सेशन शुभम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड बहुत सही लगा सभी लोगों को, और जो भी बाकी जो लोग सुन रहे हैं वो भी अपना कमेंट फीडबैक जरूर शेयर करिए, तो मैं शुभम के साथ वो शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एनी फाइनल वर्ड्स, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? बस मेरा यही रहेगा, जैसे हम लोग भी कॉमन प्रैक्टिस करते हैं कि एचआर जनरली स्टार्टिंग के 15 डेज बहुत ऑक्यूपाइड रहते हैं। उनको सैलरीज बनानी होती है, सैलरीज पेमेंट प्रोसीजर करनी होती है, अकाउंट्स वालों से टाइप मतलब कोऑर्डिनेशन रहता है उनका, देन ईएसआईपी चलान हो जाते हैं, वो फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज उनके पास इतना वर्कलोड नहीं रहता, तो वो एवरी मंथ कोई एक अपना पर्टिकुलर डे सिलेक्ट करके ईएसआईसी और पीएफ के रिगार्डिंग काउंसलिंग अपने स्टाफ को या लेबर्स को बुला के एक डे फाइनल कर सकते हैं कि इस डे पर अपने क्वेरीज लेके हमारे पास आ सकते हो। कोई क्वेरीज नहीं भी हैं तो हम आपको इन जनरल एक कॉमन मीटअप करके वो चीज़ आपको बताएंगे। वो चीज़ आई थिंक सबको कॉमन प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, ये दिस इज अ वंडरफुल आइडिया, एंड आई होप आप लोग अपनी अपनी एस्टेब्लिशमेंट में ये चीज इम्प्लीमेंट करें। एंड हमें तो एक अच्छा आइडिया लगा है, हम डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच एलएलए की पूरी फैमिली की तरफ से, आपने अपना टाइम निकाला। इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। अब मिलेंगे आपसे सेशन नंबर 23 में। इसका भी मैंने टॉपिक, हाँ, जिसपे हम लोग टॉपिक एक बड़ा थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक है, बट आज की सिचुएशन में बहुत ज्यादा वैलिड हो जाता है, स्पेशली उस केस में जब एम्प्लॉयज की डेथ हो जाती है। उनके कौन कौन से बेनिफिट कहाँ पे अटके हुए हैं, उनके शेयर्स अटके हुए हैं, उनके पेंशन पीएफ का पैसा अटक गया है, कई सारी चीजें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली अनक्लेम्ड अमाउंट के ऊपर हमारा अगले संडे सेशन करने का प्लान है। लगभग